यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सब के लिए कैसे हैं सब लोग बेटे? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास में हम लोग जो है वो कवर करने वाले हमारी पेपर नंबर 2, जो हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स है, उसकी यूनिट नंबर 7, जो हमारी यूनिट नंबर 7 है, डेट इज द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस यूनिट के आज हम लोग जो है वो कंप्लीट एमसीक्यूज जो है वो कवर करेंगे। टोटल मिला के इस यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो हमने जो आपको बुक सेंड की थी, जिन बच्चों ने मेरे से कोर्स लिया था, तो आपको जो बुक सेंड किया था उसमें पूरे के पूरे बैंकिंग को और बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो अपना टॉपिक था उसको हम लोगों ने 10 चैप्टर्स के अंदर जो है वो क्या किया था, डिवाइड किया था, जिसके अंदर बैंकिंग पूरा आ गया था और लास्ट में 10 चैप्टर जो है हम लोगों ने बनाया था किसका, इंश्योरेंस का। तो टोटल मिला के 10 चैप्टर थे। 10 चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक है वो पूरा का पूरा समअप हो गया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, आज का लगभग कोई 2 घंटे का लेक्चर लगने वाला है और इसके अंदर हम इस पूरे 10 चैप्टर्स की, चाहे जिसके अंदर मैं बात करता हूं बेसिक जो आपका ओवरव्यू है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, चाहे बात करते हैं टाइप ऑफ बैंक का, या बात करते हैं आरबीआई का, या बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का, या फिर बात करें फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स का, या बात करें फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इंडिया के अंदर जो है उनका, या बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स का, या डिजिटाइजेशन का जिसके अंदर ऑनलाइन पूरी बैंकिंग आ जाएगा, या फिर अगर हम बात करते हैं किसका, इंश्योरेंस का। इन पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स के जो अपना कंटेंट है उन सबसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। टोटल मिला के 220 क्वेश्चन जो है वो हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर। इन पूरे 220 क्वेश्चन के अंदर पूरा सिलेबस, पूरा जो सिनेरियो है बैंकिंग का एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस का, वो सारा का सारा हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो इनको आप बढ़िया तरीके से लगाइए। जब आप इनको करेंगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर जो है ये 2 से सवा 2 घंटे की जो वीडियो होगी इसमें पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपका गो थ्रू हो जाएगा। तो आपको बहुत ही एग्जाम के अंदर जो है वो हेल्प मिलने वाली है। इससे पहले हम लोग जो है ऑलरेडी इंटरनेशनल बिजनेस की, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का, इनके जो एमसीक्यू सीरीज है वो ऑलरेडी हम लोग जो है अपलोड कर चुके हैं, तो उनको भी आप लगा लीजिएगा। और कमिंग डेज के अंदर जो है हम लोग बाकी जो बचा हुआ जैसे बैंक मार्केटिंग हो गया, एचआरएम हो गया, लीगल एस्पेक्ट हो गया, टैक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, स्टैट हो गया, इनके भी हम लोग जो है वो एमसीक्यू सीरीज साथ में लेके आएंगे। इसके अलावा अगर बात करूं पेपर नंबर 1 की, उसकी भी हम लोग एमसीक्यू रैपिड फायर एमसीक्यू सीरीज हमने चलाई थी, जिसके अंदर टोटल मिला के हम लोग जो है वो 8 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके हम कवर कर चुके थे। एक हमारा पेंडिंग रह गया पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो कल उसकी भी एमसीक्यू सीरीज जो है वो हम लोग लेके आएंगे और एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उस पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग जो है वो समअप करेंगे। ओके जी सर। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी अपकमिंग नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, हम उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स, प्लस में पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट। कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के अंदर हमारा स्पेशलाइजेशन है, उसका हम कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा जो ऑनलाइन बैच होता है उसके अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं आपको पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 दोनों के वीडियो लेक्चर, कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेगा। लगभग कोई 650 एक वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिला के। प्लस में आपको मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल, हार्ड कॉपी में प्रॉपर बुक्स है, हमारी कलर्ड बुक्स है, पेपर 1 की सेपरेट है, पेपर 2 की सेपरेट है। हर यूनिट की सेपरेट बुक्स आपके होम एड्रेस पे आएगी। जैसे अभी हम लोग बैंकिंग की बात करें तो ये हमारी जो है वो बैंकिंग की बुक है, ये बुक आपको मिलेगा, ठीक है। ये तो पेपर 2 की बुक हो गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हम लोग पेपर 1 की भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये हायर एजुकेशन है, इसका बुक होगा। इसी तरीके से कंप्लीट पेपर 1 की 10 किताबें अलग, कंप्लीट पेपर 2 की 10 यूनिट्स की किताबें अलग आपको मिलेंगी। प्लस में वीडियो लेक्चर, प्लस में रिवीजन के लिए रिवीजन की वीडियो, सेपरेट रिवीजन वीडियोस मिलेंगे, प्लस में प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज अलग से मिलेंगे और उनकी वीडियोस भी मिलेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे हमने नंबर दिया हुआ, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात और, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आपकी तैयारी और भी अच्छी। और प्लीज अपने अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अच्छा कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है। और अगर कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके जी सर। चलो आप लोग लगाए ये 220 एमसीक्यूज, अब आप लगाइए, ठीक है। बढ़िया तरीके से इनको कीजिए, समझ के करना, ठीक है। विद सॉल्यूशन हमने पूरा 100% करेक्टनेस के साथ में हम लोग इसको लेके आए। एक आधा क्वेश्चन अगर कोई हुआ तो वो देखेंगे, बाकी पूरा पहले मैंने पूरा चेकिंग करता हूं, देन उसके बाद में हम लोग जो इसका वीडियो जो है वो बनाते हैं। तो आप इसको कीजिए और इसका पीडीएफ हम लोग जो है वो अपलोड कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ओके जी सर। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए जी, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में आ रहा है वो है ये, बोले तो स्कीमिंग
ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो बैंकिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर हम लोग ना एक टर्म को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्किमिंग। तो स्किमिंग का मतलब जो है वो क्या होता है, तो स्किमिंग का मतलब होता है कि जब हम जो है वो फ्रॉड करने के लिए, मतलब हमारी इंटेंशन जो है वो क्या है, फ्रॉड करने की, और उसके लिए हम लोग जो है वो किसी दूसरे पर्सन की क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन को क्या कर ले, चुरा लें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, या उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसको चुरा ले, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्किमिंग। तो स्किमिंग इन ई बैंकिंग रेफर टू आइडेंटिफाई करना फ्रॉडस्टर को जो कॉपिंग करते हैं क्या, वाइटल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। तो फर्स्ट का जो है वो क्या बनेगा, फर्स्ट। सेकंड, अगला क्वेश्चन आया जी, अगला क्वेश्चन बोलता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अगर आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो क्या करनी है, कंप्यूट करनी है, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसीडरेशन व्हिच आर द फॉलोइंग रिस्क। तो बैंक जो है वो किस तरह के रिस्क को जो है वो क्या करता है, कंसीडर करता है। तो जब हम लोग जो है वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मतलब बैंक के पास कितनी कैपिटल जो है मतलब हमेशा जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो जब हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम कंप्यूट करते हैं तो जरूरी ये है कि बैंक तीनों तरह की रिस्क को जो है वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और उनको कंसीडर करके चलता है। तीन तरह का जो रिस्क है वो है क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और तीसरा कौन सा, ऑपरेशनल रिस्क। तो आंसर जो आएगा सेकंड का, डेट इज द 4। चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन है, बोलता आइडेंटिफाई करो ऑन विच ऑफ द 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर, 3 म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग पिलर होते हैं बेसल 3 की। बेसल 3 जो है आपका, उसके 3 पिलर है बेसिकली, ठीक है, बेसल 2 में भी 3 पिलर थे, बेसल 3 में भी 3 पिलर है, लेकिन बेसल 3 के जो 3 पिलर हैं उनमें बेसल 2 के मुकाबले में चीजों को एनहांस किया गया, बस ये बात ध्यान रखिएगा। ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये बेसल 2 के 3 पिलर के, मतलब बेसल 3 के जो 3 पिलर हैं वो बेसल 2 के 3 पिलर के ऊपर बेस्ड थे, और वो जो 3 पिलर थे वो कौन कौन से थे, वो थे जी आपका मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, ठीक है जी, दूसरा था आपका सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी, और तीसरा था आपका मार्केट डिसिप्लिन। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ACND, ACOD जो है वो है जी आपका किसमें, 4, सॉरी ABD मतलब सेकंड, ACND नहीं ABD है आपका क्या, सेकंड। तो थर्ड का जो आंसर है वो क्या है जी, 2। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आया, बोलता है असर्शन और डिसिंग दिया गया, बोलता है क्रेडिट का जो फ्लो है तो एग्रीकल्चर एंड एसएमई स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर हैव इंक्रीज इन रिसेंट ईयर। मतलब आज की डेट में अगर हम बात करते हैं, मतलब रिसेंट ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो पैसा जो है वो एग्रीकल्चर और एसएमई सेक्टर के अंदर बढ़ा है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, असर्शन जो है वो एकदम क्या है, सही है। फिर दूसरा बोलता है रिजर्व बैंक जो है वो ग्रेजुअली रिलैक्स करे वेरियस कंट्रोल इन द क्रेडिट मार्केट। पैसा जो है वो इन सेक्टर्स को मिला है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को पैसा मिला। उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि आरबीआई ने जो है वो पैसा जो लोग इन सेक्टर्स को पैसा प्रोवाइड करते थे उनके ऊपर जो रेगुलेशन थे उसको आरबीआई ने क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। तो रीजनिंग भी क्या है, सही है, और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो फोर्थ का जो आंसर है इट इज फर्स्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, ठीक है। तो रिलेशनशिप बैंकिंग की अगर बात करें तो रिलेशनशिप बैंकिंग का मतलब होता है कस्टमर के साथ में जो है वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को क्रिएट करना, मेंटेन करना और उसको क्या करना, एनहांस करना। तो ए का जो है वो बनेगा क्या, 4। मर्चेंट बैंकिंग की अगर बात करें तो मर्चेंट बैंकिंग का मतलब होता है, मतलब जब एक पर्सन जो है या फिर एक बैंक जो है वो कैपिटल इशू मैनेजमेंट के अंदर लगा हुआ होता है, मतलब वो एंगेज है किसके अंदर, कैपिटल इशू मैनेजमेंट है, उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग, बोले तो सेकंड का। थर्ड इंडिगनस बैंकिंग की अगर बात करें तो ये क्या, इंडिगनस बैंकिंग का मतलब जब हम डील करते हैं हुंडी में, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट में, उसको बोलते हैं इंडिगनस बैंकिंग, मतलब देसी बैंकिंग। और डेवलपमेंट बैंकिंग मतलब जिसमें वाइडनिंग करते हैं किसको, एंटरप्रेन्योरियल बेस को, एंड असिस्ट करते हैं इन द रैपिड रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो डी का जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। तो फिफ्थ का आंसर जो बनेगा वो डेट इज द थर्ड ऑप्शन। चलो जी फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, अगला आया मैच द फॉलोइंग का। इसके अंदर जो है वो आपको जो है मैचिंग करना है। सबसे पहला आया जी मेजनाइन फाइनेंसिंग। मेजनाइन फाइनेंसिंग का मतलब जो है, देखो एक तो होता है प्राइमरी डेट, मतलब प्राइमरी जो कैपिटल आप रेज करते हो, और प्राइमरी के साथ में आप ना सबऑर्डिनेट कैपिटल को भी रेज करते हो। तो जो सबऑर्डिनेट कैपिटल है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेजनाइन कैपिटल। तो इट रेफर टू सबऑर्डिनेट डेट और द प्रेफर्ड इक्विटी जो अलाउ करते हैं फर्म को कि वो बोरो कर सकते हैं एडिशनल, फर्म अगर चाहे तो वो एडिशनल कैपिटल को बोरो कर सकते हैं बियॉन्ड द लेवल आर विलिंग टू फाइनेंस टू द बैंक से लोन। तो बैंक से जितना पैसा मिला उसके अलावा एडिशनल अगर आप कोई कैपिटल को रेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं मेजनाइन फाइनेंसिंग। दूसरा प्राइवेट इक्विटी का मतलब क्या है, प्राइवेट इक्विटी इट इज अ स्पीडी सोर्स होता है, मतलब ये स्पीडी, मतलब इसके लिए कोई अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं, तो जल्दी से जल्दी आपको पैसा रिसीव हो जाता है। तो बोलता है इट इज अ स्पीडी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लेस रेगुलेटेड बाय द रेगुलेटरी एनवायरमेंट ऑफ द डेट एंड कैपिटल मार्केट। अगर बात करूंगा ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स का तो ये क्या है, जीडीआर जो है वो एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको इश्यू करता है ओवरसीज मार्केट में, जिसको बाहर की मतलब इंडिया के बाहर जो है हम लोगों ने क्या किया, इशू किया और उसको लिस्ट और ट्रेड किया जाएगा बोर्ड से ऑन द ओटीसी बेसिस। बोर्ड से इसका मतलब स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। तो जीडीआर का सी का जो है वो हो गया क्या,
थर्ड। और वेंचर कैपिटल क्या, ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है, ठीक है, जिसके अंदर हाई नेटवर्थ होता है और साथ में हाई रिस्क भी होता है। तो डी का जो है वो बनेगा क्या, सेकंड। तो 6 का जो आंसर बनेगा डेट इज थर्ड बोले तो ये। चलो जी आगे, 6 के बाद अगला क्वेश्चन है 7। बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो क्या है जी, करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द एनबीएफसी, जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती हैं, ठीक है, जो बैंकों जैसा काम करते हैं लेकिन बैंक नहीं है, ठीक है, तो उनके बारे में कुछ बात बोली गई है, बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला, ऑल एनबीएफसी शुड बी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, जितने भी एनबीएफसी है वो रजिस्टर्ड आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जी बिल्कुल सही बात है, ये होता है। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, बिल्कुल सही बात है, डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब एनबीएफसी जो है वो पीएसएस का जो है वो पार्ट नहीं है और ये चेक इश्यू नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। फिर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है डीआईसीजीसी की, वो एनबीएफसी के डिपॉजिटर के लिए जो है अवेलेबल नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डीआईसीजीसी की जो आपकी इंश्योरेंस फैसिलिटी है वो आपके कमर्शियल बैंक्स के जो डिपॉजिटर है उनको अवेलेबल होती है, लेकिन ये एनबीएफसी के जो डिपॉजिटर्स है उनको अवेलेबल नहीं है। तो आंसर जो बनेगा 7 का ए, बी, सी एंड डी बोल तो सेकेंड ऑप्शन। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन देयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है इसको क्या करना है, मतलब गवर्नमेंट ने कैसे कैसे इनिशिएटिव उठाए थे, मतलब जो आपकी एनपीए थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब वो पैसा जो बैंक ने जो है वो क्या किया, कस्टमर को दिया था, ठीक है, मतलब बैंक ने लोन दिया लेकिन वो लोन जो है वो इरिकवरेबल हो गया, तो उसको बोलते हैं जनरली हम लोग क्या, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसने परफॉर्म करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो उसको अगर गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर टैकल किया बाद में, मतलब ये समस्या थी, समस्या का समाधान ढूंढा। अब क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने एनपीए को जो है वो कवर करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए कैसे कैसे काम किया, मतलब शुरुआत कैसे करी। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो क्या किया था, डेवलप किया था। तो पहले नंबर पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। दूसरी बार फिर गवर्नमेंट ने जो है सबसे पहले गवर्नमेंट डीआरटी बनाए थे, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो बनाए थे, ये है आपका फर्स्ट, ठीक है, 1 मिनट को मैं इसको काट देता हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो है वो डीआरटी बनाए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए। डीआरटी के बाद में गवर्नमेंट ने जो है फिर वो क्या किया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है इनको डेवलप किया था। फिर इनके बाद में गवर्नमेंट ने जो है वो सीडीआर बनाया, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्शन जो है वो डेवलप किया। फिर गवर्नमेंट ने जो है वो क्या किया, कंप्रोमाइज सेटलमेंट किया। और उसके बाद गवर्नमेंट ने लास्ट में जो है एक एक्ट पास किया जिसको बोलता है सरफाइसी एक्ट। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसका अरेंजमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने इस तरीके से जो है वो किया। तो शुरुआत जो है एनपीए को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहां से की, डीआरटी, और उसके बाद में जो है वो अभी तक क्या चल रहा है आपका, सरफाइसी एक्ट जो है वो प्रीवेल है। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या बनेगा, फर्स्ट। आगे ऑब्जेक्टिव जो है आईएमपीएस का, आईएमपीएस की अगर बात करें तो वो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है, तो इसके ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ये अनेबल करता है बैंक कस्टमर को कि बैंक मतलब कस्टमर जो है वो 24/7 जो है वो अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये मेकिंग पेमेंट सिंपलर, इसने जो है वो पेमेंट्स को करना क्या करते हैं, सिंपल कर दिया, बस मोबाइल नंबर हो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर द फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस, बिल्कुल सही बात है। टू क्रिएट कंपटीशन विद नेफ्ट आरटीजीएस, नहीं सर, नेफ्ट और आरटीजीएस जो है वो बल्क पेमेंट्स के लिए हैं बेसिकली, आईएमपीएस जो है वो स्मॉल पेमेंट्स के लिए। तो डी आपका रॉन्ग हो गया। तो आंसर जो बनेगा 9th का वो क्या बनेगा, ए, बी एंड सी, फर्स्ट। और एक बात और ऐड कर लेना, आईएमपीएस को जो गवर्न करता है वो करता कौन है मालूम, वो करता था एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जो आरटीजीएस है और जो नेफ्ट है ये इनको गवर्न करने का काम है आरबीआई के पास में। चलो जी नेक्स्ट 10th क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, ये बोलता है पहला, मॉनेटरी पॉलिसी कोस ए डेलिबरेट चेंज। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या करता है, एक चेंज लेके आएगा इन द गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में। मॉनेटरी पॉलिसी करता है, नहीं सर, ये करता है कौन, फिस्कल पॉलिसी, जो आपकी बजटरी पॉलिसी है उसके बजटरी पॉलिसी की मदद से जो है वो चेंज होता है किसमें, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोलता है फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट करते हैं मनी सप्लाई को। क्या फिस्कल पॉलिसी आपकी जो है वो कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को, सर मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करती है किसको, मनी सप्लाई को और उसकी कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट को। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड। बोलते बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। चलो जी आगे अगला क्वेश्चन है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गॉट मर्ज विद देयर सब्सिडियरी। इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो अपने सब्सिडियरी के साथ में जो है वो क्या हुआ, मर्ज हुआ। तो एक तो था जी आपका आईसीआईसीआई, ये बनाया था और इसको बाद में जो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो है वो क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। और एक जो है वो था जी आपका आईडीबीआई, इसको भी जो है बाद में आईडीबीआई बैंक के अंदर, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के अंदर जो है वो क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो ये दो इंस्टीट्यूशन थे जिनको इनकी सब्सिडियरी के साथ में जो है क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो आंसर जो बनेगा 11th का, डेट इज सी एंड डी, बोल तो थर्ड।
आगे 12th, वट विच इज ए रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? देखो पहली बात तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये दोनों को बोलते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब रेपो रेट का मतलब जो है वो क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिसपे बैंक जो है, आरबीआई जो है मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेपो रेट। तो 12th का आंसर क्या है? 3rd। और एक बात ध्यान रखना, अगर शॉर्ट टर्म है तो रेपो रेट, और अगर आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स को पैसा उधार देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? बैंक रेट। चलो जी आगे नेक्स्ट। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक को एस्टेब्लिश किया था 1987 में एज होली ओन्ड सब्सिडियरी विच ऑफ द फॉलोइंग। किसकी होली ओन्ड सब्सिडियरी थे? तो आपका जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो होली ओन्ड सब्सिडियरी जो है वो है किसका? आरबीआई का। तो 13 का जो है वो क्या बनेगा? 3rd। आगे एनबीएफसी आर कैन बी क्लासीफाई एज, जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती है उनको आप क्लासीफाई कर सकते हो किस किस में? तो एनबीएफसी आपकी एएफसी भी होती है, एसएफ फाइनेंस कंपनी भी होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी भी होती है, लोन कंपनी होती है, लेकिन फोन ट्रेड कंपनी नहीं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए बी एंड सी बोल तो फर्स्ट। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 14 डेज का इंटरमीडिएट टी बिल, उसको हम लेके आए थे 1996-97 में आफ्टर द एवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसको हमने बंद किया? जब 14 डेज के टी बिल को हमने इंट्रोड्यूस किया था तो हम लोगों ने जो है 91 डेज का टी बिल को पहले क्या किया था? बंद किया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? फर्स्ट। आगे आपको मैचिंग करना है यहाँ पे, तो वाईवी रेड्डी कमेटी जो है ये था किसके लिए? ये था रैशनलाइजेशन था इंटरस्टेट ऑफ स्मॉल बैंक के लिए। फिर राशिद जिलानी कमेटी की अगर बात करें तो ये थी किसके लिए? रिवाइज मेथड ऑफ लैंडिंग इन द प्लेस ऑफ द कैश क्रेडिट सिस्टम के लिए। एसएम केलकर कमेटी की बात करें तो ये थी आरआरबीज के लिए, और जो आईटी वर्क्स कमेटी जो है वो थी क्या किसके लिए? आपकी वर्किंग कैपिटल लैंडिंग नॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो 16 का जो आंसर है इट इज द 2। बाकी इसकी ना मैं एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, उसके अंदर सारी कमेटीज कौन सी कमेटी किस पर्पस के लिए आई थी तो वो सब लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, आप देख लें टेलीग्राम पे। चलो जी अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी जो वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? सबसे पहला, आरबीआई जो है उसने बर्मा के सेंट्रल बैंक के तौर पे जो है वो काम किया था 1947 तक। जी बिल्कुल सही बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने काम किया सेंट्रल बैंक, तो पाकिस्तान के लिए भी जो है 1948 तक काम किया। बिल्कुल, जब तक उनका सेंट्रल बैंक नहीं बना था तब तक इसने काम किया, ये भी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्क किया सेंट्रल बैंक फॉर द बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश का काम किया 72 से लेकर 75 तक। ऐसा है क्या? नहीं सर, ये बात गलत है। और आरबीआई ने कमेंस किया अपना ऑपरेशन 1 अप्रैल 1935 से, ये बात सही है। तो आंसर जो आएगा वो 17 का वो क्या आएगा? 3rd, क्योंकि ये पता था इनमें से कौन सा जो है वो क्या है? नोट एक करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 3rd। आगे चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको कुछ बातें बता रखी है, इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को जो है वो क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो इनकरेक्ट ये है कि 273 दिन का जो टेबल है उसको इंट्रोड्यूस किया था 2006 में, ये बात जो है वो क्या है? गलत। तो आंसर जो है वो क्या आएगा? 4 आएगा। बाकी इसका मैंने प्रॉपर जो है वो समरी चार्ट बना के दिया भी हुआ है अपने उसमें नोट्स में, आप देख लेना। आगे अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले कौन सा आया फिर उसके बाद कौन सा आया, इस तरीके से आपको जो है वो इनको क्या करना है? अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो है ये यहाँ पे जो दिया हुआ है, सबसे पहले बना था आपका यूटीआई के बाद में जो है वो बना था आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, फिर आया आपका नाबार्ड, और लास्ट में आया क्या? नेशनल हाउसिंग बैंक। तो 19th का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 3rd, मतलब डी के बाद बी के बाद सी और लास्ट में क्या? ए। आ गया विच द फॉलोइंग इज द प्रीडिसेसर। इनमें से कौन सा इरडा मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक्ट था आपका, इसका प्रीडिसेसर कौन है? तो इरडा से पहले जो है वो अपने इंडिया के अंदर जो है उसको बोल देते हम लोग क्या? इंश्योरेंस एक्ट 1938 बोल तो फर्स्ट। आगे क्रेडिट वर्दिनेस स्कोर जो है अपने यहाँ पे, ठीक है, उसकी रेंज जो है वो क्या है? तो आपका जो सिविल बेसिकली हम लोग जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो एक पर्सन की अगर क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करना है, मतलब उसको जब हमने लोन देना है तो उससे पहले उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को हम चेक करेंगे। तो उसका जो सिविल स्कोर जो आएगा वो आता है किसके अंदर? 300 से 900 के अंदर। आगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी जो वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो पहला, हेज फंड आर नॉट म्यूचुअल फंड, ये तो बिल्कुल सही है। हेज फंड कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, क्या हेज फंड को पब्लिक को सोल्ड किया जा सकता है? नो। तो आंसर आएगा सेकंड, हेज फंड के लिए जो है हेज फंड को आप पब्लिक को कभी भी सोल्ड नहीं कर सकते हैं। आगे सिडबी वॉज सेटअप एज ए सब्सिडरी। सिडबी को जो है वो एक सब्सिडरी आईडीबीआई था पहले, आईडीबीआई 1964 के अंदर बना, ठीक है। तो उसने बाद में जो है वो छोटी इंडस्ट्री, आईडीबीआई अपेक्स बैंक था इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, फिर आईडीबीआई ने जो है वो छोटी इंडस्ट्री का काम जो है उसको सौंपने के लिए बनाई क्या? सिडबी। तो सिडबी होली ओन्ड सब्सिडरी थी किसकी? आरडीबीआई की, ठीक है। तो वो क्यों बनाया था?
तो सिडबी को जब बनाया गया उसके पीछे का जो मेन पर्पस था वो ये था कि ये टेक ओवर करेगा फंक्शन ऑफ द स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ आईडीबीआई। तो आईडीबीआई जो स्मॉल बिजनेस को फाइनेंस करता था वो सब काम जो है कौन देखेगा, सिडबी। तो सॉरी 23 का जो आंसर है वो क्या है, फर्स्ट। एक मिनट रुको, मैं इसे बंद कर दूं, ठंड हो रही है थोड़ी। इसके बाद 23 के बाद में आ पाएगा जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 24। 24 जो है वो क्या बोलता है, आइए 24 बोलता है ये चलपति राव कमेटी जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया क्या करने के लिए इसको बनाया था, जो हमारे आरआरबी थे, ठीक है, उनके दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए। 1975 के अंदर ना वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जो है वो बनाया था इनको, आरआरबीस को, रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया था, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को इनको जो है बेसिकली बनाया गया था। तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो है एक कमेटी एस्टेब्लिश की गई और उनके जो हेड थे वो थे ये चलपति राव, ठीक है। तो उन्होंने जो है फिर इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट्स दिया, जिसकी मदद से जो है वो आरआरबी के जो है वो क्या किया गया, रिस्ट्रक्चरिंग। तो 24 का आंसर जो है वो क्या है, 4। चलो जी आगे 24 से 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। देखिए इंटरनेशनल अगर आपने जो है वो पैसा क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए आप किसको इस्तेमाल करते हो। देखो आरटीजीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, डीडी हो गया, डिमांड ड्राफ्ट, इनको हम यूज करते हैं किसके लिए, इनको करते हैं लोकली। अगर आपने विद इन द कंट्री अगर कोई पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो स्विफ्ट जो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक जो आपका ये फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन को जो हम अब क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये सोसाइटी बना रखी है हमने, उसका नाम क्या है, स्विफ्ट। तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं, स्विफ्ट कोड मिलता है, उसके थ्रू हम लोग जो है वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर करते हैं। चलो जी आगे नेक्स्ट, विच वन इज नोट रिगार्डिंग द एमएसएस। इनमें से कौन सा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में कुछ, मतलब ये 4 पॉइंट बोले गए एमएसएस के बारे में, तो बोलता है इनमें से कौन सा जो है वो एमएसएस के रिगार्डिंग सही नहीं है। पहला एमएसएस मतलब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये एब्जॉर्व करता है सरप्लस लिक्विडिटी ऑफ एंड्यूरिंग नेचर अराइजिंग आउट ऑफ द लार्ज कैपिटल फ्लो। बिल्कुल सही बात है, अगर सरप्लस लिक्विडिटी ये उसको निकालते हैं पहले। ये एब्जॉर्व करता है सरप्लस लिक्विडिटी थ्रू सेल ऑफ द शॉर्ट डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बिल्कुल, ये पब्लिक को क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगा, पब्लिक उसको परचेस करेगी और पब्लिक से पैसा इनके पास बैंक के आरबीआई के पास में आ जाएगा, ये भी सही है। फिर मोबिलाइज करना सरप्लस लिक्विडिटी हेल्ड इन द एमएसएस अकाउंट विद द आरबीआई। बिल्कुल सही बात है, ये काम आरबीआई करता है अपने अकाउंट से। और एमएसएस अकाउंट लिक्विडिटी कैन बी यूज फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या इसको नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर का उसके लिए यूज करते हैं, नहीं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है बेसिकली, तो ये सही नहीं है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4। आगे नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड इन द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंदर हम उसको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम में। तो आरटीजीएस डिजिटल पेमेंट सिस्टम का पार्ट है, डीडी डिजिटल पेमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है, नेफ्ट पार्ट है, चेक पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए एंड सी, बोले तो 3rd। आगे, विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बेसल। इनमें से कौन सा बेसल्स के बारे में जो है वो सही नहीं है। तो बेसल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बेसल जो है वो क्या, इनिशियली इसका नेम जो है वो रखा गया सीबीआरएस, ये बात सही है कि कमिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरविजन प्रैक्टिस। फिर बोलता है बेसल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द 15 कंट्री। नहीं सर, ये बात सही नहीं है। 1974 के अंदर आपने इसका एस्टैब्लिश किया था, ये बात सही है। ये क्या कहता है, डिस्टर्बेंस इन द इंटरनेशनल करेंसी बैंकिंग मार्केट रिस्पॉन्सिबल है इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए, ये भी बिल्कुल सही है, इसी को सही करने के लिए इसको बनाया। लेकिन बेसल को एस्टैब्लिश किया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर ऑफ 15 कंट्री, ये बात सही नहीं है। तो आंसर जो आएगा 28 का वो क्या आएगा, 2nd। चलो जी अब आएगा 29। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए जो है कौन सी कमेटी थी, तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए एनके मित्र कमेटी जो है वो बनाई गई थी, 2nd। आगे, न्यू रिफॉर्म जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम में हुए थे, ठीक है, वो क्या क्या थे। सबसे पहले तो न्यू रिफॉर्म के अंदर जो है वो ये आया था कि डिजिटलाइजेशन जो है वो किया गया बैंक ऑपरेशन का, और दूसरा बैंकिंग कंसोलिडेशन उन्हें किया गया। फिर बोरोइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ये उसका पार्ट नहीं था। एजेंसी वर्क, ये उसका पार्ट नहीं है, वो तो उसका प्राइमरी फंक्शन है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब 1st। आगे, When a company distribute its प्रोडक्ट, जब एक कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है थ्रू द चैनल स्ट्रक्चर, मतलब डायरेक्टली ना करके बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स को लेके आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। तो 31 का जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 मिनट, 31 का बनेगा बी, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। चलो जी आगे बोलता है असर्शन रीजनिंग का, बोलता है आरबीआई एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी और एस्टेब्लिश रेगुलेटरी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है टू एग्जीक्यूट द फेमा प्रोविजन। ऐसा है क्या, हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल सही है। 1 मिनट, आरबीआई जो है वो, 1 मिनट रुकना, ये 32वां क्वेश्चन है, मैं 33 कर रहा हूं।
बत्तीसवाई क्या बोलता है? बोलता है आरबीआई को एक आरबीआई जो है एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जो एग्जीक्यूट करते हैं फेमा के प्रोविजन को। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी। देखो अपने जो फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है तो उसके प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेवारी आरबीआई को सौंपी गई है। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हमने पढ़ा था फेमा के बारे में, तो कैपिटल अकाउंट की कुछ ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी थी, तो वो आरबीआई ने तो उसके लिए बताया था जी। फिर बोलता है बीइंग द मॉनेटरी अथॉरिटी, क्योंकि आरबीआई एक मॉनेटरी अथॉरिटी है एंड कस्टोडियन भी है फॉरेन एक्सचेंज का, आरबीआई एंजॉय करता है रिक्विजिट एक्सपर्टाइज ऑफ द फेमा एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सही बात है क्योंकि आरबीआई के पास सारी नॉलेज है जिसके थ्रू वो जो है वो क्या करता है कि अपने फेमा के प्रोविजंस को रेगुलेट भी करता है, उसका एडमिनिस्ट्रेट भी करता है। तो ये भी एकदम सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो है 32 का वो क्या बनेगा जी? फर्स्ट। आगे 33 आपको इसको मैचिंग करना था। सबसे पहला है इंटरबैंक कॉल मार्केट। इंटरबैंक कॉल मार्केट जो है वो है शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी, ठीक है जी। कमर्शियल बिल की बात करें तो ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कमर्शियल पेपर की बात करें प्रोमिसरी नोट होते हैं ये, और टी बिल जो है वो क्या? गवर्नमेंट पेपर है। तो 33 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? सेकंड। आगे विच ऑन द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेट करता है फंक्शन एंड द ऑपरेशन ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनटू ए सिंगल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सो दैट ईच कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो ये बात जो है वो किसके लिए है? तो ये है आईडीबीआई के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है तो वो एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कोऑर्डिनेट करता है फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ऑल द जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनके ऊपर जो है ये आईडीबीआई जो है उनको रेगुलेट करने का थोड़ा बहुत रेगुलेट करता था, उनको फंडिंग प्रोवाइड करता था ताकि सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हेल्प करें। तो आईडीबीआई क्योंकि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए सबसे अपेक्स बैंक था और इंडस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? दोनों के लिए, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी और आपके जो सर्विस सेक्टर उसके लिए भी। आगे नेक्स्ट विच वन द फॉलोइंग इज नॉट द, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका? यूटीआई का। यूटीआई बोलते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला, यूटीआई क्या करता है? मोबिलाइज करता है सेविंग ऑफ द कम्युनिटी बाय ऑफरिंग द सेवर द ट्रिपल बेनिफिट। उनको सेफ्टी देता है, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये बात तो सही है। फिर ये चैनलाइज करता है पूल्ड सेविंग इनटू द प्रोडक्टिव आउटलेट में, ये भी बात सही है। ये प्रोवाइड करता है फाइनेंस अंडर द हायर परचेज फाइनेंस। क्या यूटीआई हायर परचेज फाइनेंस की बात करता था? नो, तो ये उसके लिए सही नहीं है। तो 35 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी। आगे 36 विच ऑन द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईएफसीआई। आईएफसीआई बोलते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहली बात तो ये सुन लो, आईएफसीआई को बनाया गया था 1948 में और ये इंडिया का पहला डीएफआई था। डीएफआई बोलते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था ये पहला इंडिया का, ठीक है। तो इसके बारे में बोलते हैं इनमें से आईएफसीआई का कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है? तो आईएफसीआई जो है वो बेसिकली क्या करता था? वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, पर्टिकुलरली इन दो सर्कमस्टेंस इन विच जहां पे बैंकिंग एकोमोडेशन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है या रिसोर्स जो है कैपिटल मार्केट का वो क्या है? इम्प्रैक्टिकेबल है। मतलब जब एक इंडस्ट्री को जो है मार्केट से पैसा नहीं मिलता तो वो फिर अप्रोच करती है किसको? आईएफसीआई को। और आईएफसीआई जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं, वो बेसिकली मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तो 36 का आंसर जो है वो क्या है? डी। चलो जी आगे 36 के बाद 37 मैचिंग करना था। आईडीबीआई जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया 1964 के अंदर, आईसीआईसीआई बनाया गया 1955 में, एलआईसी जो है वो 56 के अंदर और सीडीबी आपका बनाया गया 1990 में। तो आंसर जो बनेगा 37 का वो क्या बनेगा? सी। आगे फिर मैचिंग का आ गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। अगर ये इसकी बात करें, इंटरनेशनल बैंक जो है किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक सुना आपने? उसका एक इंस्टीट्यूशन आईबीआरडी। तो आईबीआरडी जो है इसको कब बनाया गया? अगर बात करेंगे पहले किसका? आईबीआरडी का, तो आईबीआरडी को बनाया गया कब? 1945 में। फिर आईएफसी जो है इसको बनाया गया कब? इसको बनाया गया 1956 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया 1966 और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया 1981। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? ए। आगे मैं आपको असोसिएशन का क्वेश्चन है, देखते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है? बोलता है आईएफसी बोलता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए होता है ना, प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग करने का काम करता है। तो बोलता है आईएफसी कंट्रीब्यूट करता है कि इंक्रीज करेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे एंड इंप्रूव करे हेल्थ एंड एजुकेशन को, इंक्रीज करे एक्सेसिबल फाइनेंसिंग फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड द बिजनेस क्लाइंट। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है आईएफसी जो है उसका फोकस है ऑन ए सेट ऑफ डेवलपमेंट गोल टू एंश्योर दैट इट्स प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्ट टू अचीव द टारगेट। ये भी बिल्कुल सही बात है, बट दोनों बातों का कोई लिंक नहीं है। मतलब रीजनिंग जो करेक्टली असोसिएशन को एक्सप्लेन नहीं करा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी। बोथ ए एंड आर करेक्ट है, लेकिन आर जो है वो, एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं पहले, रुको। बोलता है आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंट्रीब्यूट करता है कि वो इंक्रीज करेगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी को,
इंप्रूव हेल्थ एंड एजुकेशन एंड इंक्रीज करेगा एक्सेस टू फाइनेंसिंग फॉर माइक्रो फाइनेंस एंड बिजनेस क्लाइंट। ये बात सही है। आईएफसी हैज फोकस, आईएफसी का फोकस है ऑन डेवलपमेंट, ऑन ए सेट ऑफ डेवलपमेंट गोल जो इंश्योर करता है कि इट्स प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू अचीव द टारगेट। हाँ, ये भी सही है, दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। उसके पीछे का रीजन जो है वो ये है कि ऊपर ये बोलता है आईएफसी जो है वो क्या करने वाला है, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी को जो है वो क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, उसको कंट्रीब्यूट करेगा। उसके पीछे का रीजन फिर बता रहा है। रीजन बोलता है आईएफसी का फोकस जो है वो किसके ऊपर है, ऑन ए सेट ऑफ डेवलपमेंट गोल जो इंश्योर करेंगे इस प्रोजेक्ट टू अचीव द टारगेट, ताकि ये टारगेट जो ऊपर वाला इसको अचीव किया जा सके। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटी का टारगेट है, इंप्रूव हेल्थ का टारगेट है और जो एजुकेशन एंड इंक्रीज एक्सेस का टारगेट है, इसको अचीव किया जा सके। दोनों बातें सही हैं और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। मतलब बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। चलो जी आगे। 40 सीडीपी वाज सेटअप एज ए सब्सिडी ऑफ द आईडीबीआई। सीडीपी को सेटअप किया गया एज ए सब्सिडी ऑफ द आईडीबीआई, क्या करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए फंक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ आईडीबीआई। ए आगे। मैच द फॉलोइंग, वही करो इसको। आईएफसीआई कब बना था, 1948 के अंदर। सीडीबी बना 1990 में। नाबार्ड जो है वो कब बना, नाबार्ड बना 1982 में। और जो एक्जिम बना वो कब बना, एक्जिम बना 1981 में। तो आंसर जो बनेगा 41 का वो क्या बनेगा, डी। आगे। विद ए व्यू टू एनकरेज द न्यूअर क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब आपने जो है वो क्या करना था, एनकरेज करना था किसको, न्यूअर क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर को, एंड ब्रिंगिंग अबाउट द वाइडर डिस्पर्सल ऑफ द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आईडीबीआई ऑपरेट करता है एक स्पेशल स्कीम फॉर सप्लीमेंट करने के लिए इक्विटी कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट मेड बाय द स्मॉल एंड द न्यू एंटरप्रेन्योर। तो उस स्कीम को जो है वो क्या बोलता है, उस स्कीम का नाम है सीड कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। तो 42 का आंसर जो है वो क्या है, डी। आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव यूटीआई, इनमें से कौन सा यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपको जो बताना है। तो आईडीबीआई जो है वो क्या करता है, यूटीआई का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यूटीआई जो है वो क्या करता है, लोगों से छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करता है, उसको चैनलाइज करता है कहां पे, कॉर्पोरेट्स के अंदर। तो इनमें से बताना है कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये टू मैक्सिमाइज मोबिलाइजेशन ऑफ द पीपल सेविंग बाय मेकिंग इंश्योरेंस लिंक सेविंग एडिक्वेटली अट्रैक्टिव, यहां पे पैसा लगाना है, ये इसका पार्ट नहीं है। तो मतलब ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो 43 का आंसर जो है वो क्या है, बी। ऊपर वाला कि ये हर एक को इक्वल मतलब चांस देता है कि वो इनडायरेक्टली जो है कंपनी के शेयर ले सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ये टू चैनलाइज द पूल्ड सेविंग इनटू प्रोडक्टिव आउटलेट, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू मोबिलाइज सेविंग द कम्युनिटी बाय ऑफरिंग सेवर द ट्रिपल बेनिफिट, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो बी जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ध्यान रखना। आगे। Which one of the following bank currently rank number 1 in India in terms of the market capitalization? इनमें से कौन सा जो है मार्केट कैप के बेस पे जो है वो फर्स्ट नंबर का बैंक है। तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिला करके सबसे टॉप का जो बैंक है वो है जी कौन सा, आपका एसबीआई। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा कैपिटल बेस जो है वो किसका है। अगर पब्लिक की बात करूं, पब्लिक में एसबीआई का है। अगर प्राइवेट की बात करूं तो उसके अंदर है एचडीएफसी का, ये बात ध्यान रखना। और अगर ओवरऑल बात करें, तो ओवरऑल सबसे बड़ा बैंक इंडिया का जो है वो कौन है जी, आपका एसबीआई। क्योंकि एसबीआई के अंदर उसकी जितनी भी सातों एसोसिएट थी उन सबको जो है वो क्या कर दिया गया, मर्ज। तो ये बोलता है इनमें से कौन सा बैंक है जो करेंटली रैंक 1 जो पहले नंबर पे है इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे सबसे बड़ा बैंक जो है वो है जो कौन सा, एसबीआई। आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज स्टार्ट द स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम। इनमें से किस इंस्टीट्यूशन ने जो है वो शुरू की क्या, स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम फॉर द रीसेटलमेंट एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ द वॉलंटरी रिटायर्ड वर्कर ऑफ द नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो किसने शुरू किया, वो था जी कौन, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। आगे। पहला स्टेटमेंट असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोलती है सिडबी को सेटअप किया गया होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ द आरबीआई। सिडबी जो है वो होली ओन्ड सब्सिडी था आरबीआई का, नहीं सर वो किसका था, आईडीबीआई। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। फिर उसके बाद में जो है वो बोलता है कि सिडबी हैज टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड मैनेज बाय द आईडीबीआई। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, जो फर्स्ट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, और सेकंड जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो बोले तो 46 का जो है वो बना बी, मतलब 2 इज करेक्ट। आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, बताइए। तो आईडीबीआई क्या वो डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जी बिल्कुल है। आईएफसीआई है, आईसीआईसीआई 1955 में जो बनाया तो वो भी डीएफए था, लेकिन एक्सिम बैंक जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो 47 का सी। आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय एक्जिम बैंक, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोवाइड नहीं करता एक्जिम बैंक फॉर फाइनेंसिंग द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ओवरसीज अगर आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए किस पर्पज के लिए एक्जिम बैंक जो है वो आपको पैसा प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वो है जी अगर टर्म लोन फॉर इंडियन कॉर्पोरेट टूवर्ड्स अप टू 100% ऑफ द लोन एक्सटेंड बाय देम टू द ओवरसीज जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडी, इसके लिए जो है वो आपका एक्जिम बैंक जो है वो फाइनेंसिंग नहीं करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आपको फाइनेंसिंग नहीं करेगा। अगर पार्ट होता है ना पार्ट फाइनेंसिंग तो वो पैसे देता है, अगर 100% ही बाहर पैसा लगा रहे हो तो उसके लिए जो है वो पैसा प्रोवाइड नहीं करता है। आगे दी फॉलोइंग एक्टिविटी आर मेनली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे माइक्रो फाइनेंस के मतलब इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब काम करती है, माइक्रो फाइनेंस फैसिलिटी देती है, रूरल फाइनेंस का फैसिलिटी देती है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का काम करती है एंड कॉर्पोरेट बैंक फाइनेंस का काम करती है, तो इनमें से कौन सा है, तो वो है जी कौन सा, नाबार्ड, ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड ये सब काम करता है। आगे असर्शन रीजनिंग आया, बोलता मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट बैंक, जितने भी डेवलपमेंट बैंक है इंडिया के अंदर वो सेटअप किए गए प्राइवेट कमर्शियल बैंक आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म, ध्यान से सुनना, बोलता मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया हैव सेटअप प्राइवेट कमर्शियल, उन्होंने प्राइवेट कमर्शियल बैंक को सेटअप किया आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है। फिर बोलता डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया हैव नॉट एडेड टू बेसिक ऑब्जेक्टिव, क्या वो अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव को फॉलो नहीं करते, ये बात गलत है, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं। तो 50 का आंसर जो है वो क्या आएगा कि सी, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। लो जी हो गए 50, अब आएंगे 51 पे। 51 क्या बोलता है, बोलता है विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट स्टार्ट कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जिसने अभी तक कमर्शियल बैंकिंग स्टार्ट नहीं किया, वो है जी आपका कौन सा, सिडबी। आगे अरेंज द इवेंट इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द अकरेंस, आपको इनको जो है वो अरेंज करना है। सबसे पहले अगर बात करेंगे अरेंजमेंट की, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है वो था नेशनलाइजेशन हुआ LIC का, ये हुआ 1956 के अंदर। उसके बाद में है जी आपका एस्टेब्लिश हुआ IDBI, ठीक है, तो पहले पे तो आ गया 4, फिर आ गया IDBI बना, IDBI बनने के बाद में फिर जो है आपका हुआ नेशनल हुआ GIC 1972 के अंदर। उसके बाद में जो है फिर बना जी आपका कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी आई 1994 में, और उसके बाद में कैपिटल एडिक्वेशन नॉर्म्स है कमर्शियल बैंक के लिए, वो आए तो 1992 में थे लेकिन एडॉप्ट 1998 के अंदर हुए। तो आंसर जो है वो ये 5 नंबर पे आ गया। तो आंसर जो बनेगा 52 का वो क्या बनेगा, ए, 52 का ए। आगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द मर्चेंट बैंकर, इनमें से कौन सा मर्चेंट बैंकर के रिस्पेक्ट में जो है वो सही नहीं है, ये आपको जो है वो बताना है। तो पहला मर्चेंट बैंकर जो है वो क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, देखो मर्चेंट बैंकर वो है जो आपने अगर कोई पब्लिक इशू निकालना, आप कंपनी हो आपने पब्लिक इशू निकालना है तो पब्लिक इशू निकालने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है ना। तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता, दूसरा ये लोन देता है, नहीं सर ये लोन भी नहीं देता। इट कैन डू अदर बैंकिंग एक्टिविटी, क्या ये ऐसा काम करता है, नहीं सर ये काम भी ये नहीं करता। ये मैनेज करते पब्लिक इशू को, ये काम करता है ये पब्लिक इशू को मैनेज करने का। तो आंसर जो आएगा 53 का वो क्या आएगा, मतलब इनमें से कौन मतलब मर्चेंट बैंक कौन सा काम नहीं करता, तो 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 बोल तो ए, ये इसका काम नहीं है। चलो जी आगे मैचिंग करना है आपको। आरबीआई जो है वो क्या करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है जी। एक्सिम की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंसिंग करता है। फिर सीडीबी की बात करें तो वो स्मॉल इंडस्ट्री को फाइनेंस करने का काम करता है। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो होती है बेसिकली एनपीए ना हो उसके लिए। तो 54 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी। आगे द वेल एस्टेब्लिश एंड द वेल ऑर्गेनाइज मार्केट, एक ऐसी ऑर्गेनाइज मार्केट जहां पे सेल परचेज होता है डिफरेंट सिक्योरिटी का टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लॉ इज नोन एज, तो उस मार्केट को जो है वो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टॉक मार्केट, बी। आगे टी बिल जो है वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, लेस देन, जिनकी मैच्योरिटी क्या लेस देन, ये डैश है यहाँ पे, कितने साल होती है, तो लेस देन 1 ईयर। तो 56 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को अगर कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे अच्छा सोर्स जो है वो क्या है, वो है जी रिसर्च रिपोर्ट बेसिकली, ई। द फीचर ऑफ द कमर्शियल पेपर आर, कमर्शियल पेपर के फीचर जो है वो कौन कौन से हैं अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल पेपर के फीचर में कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जी बिल्कुल होते हैं। हाई रेट कॉर्पोरेट बोरोवर जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स को रेज करते हैं, जी करते हैं। ये एडिशनल इंस्ट्रूमेंट है फॉर इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सब फीचर है किसके, कमर्शियल पेपर के।
आगे, हाउ आर द मार्केट बोरोविंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मार्केट बोरोविंग जो करती है उसको मैनेज जो है वो किस तरीके से करते हैं। तो जो इशू बॉन्ड्स जो है स्टेट गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो बॉन्ड्स को इशू तो किया जाएगा किसके द्वारा, आरबीआई। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है तो, और मान लो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पैसे को कैसे इकट्ठा करेगी पब्लिक से, तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड को इशू करवाएगी, आरबीआई इशू करेगा स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे एंड एज वेल एज द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी, बॉन्ड से इशू करके। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेली वॉल्यूम इन द कोल मनी मार्केट। कोल मनी मार्केट के अंदर डेली वॉल्यूम्स जो है उसके बारे में आपको बताना है कौन सी बात जो है वो सही है। तो कोल मनी मार्केट, ये डेली वॉल्यूम का मतलब पता है क्या होता है, ये जहां पे हम हाईएस्ट डेली ट्रांजैक्शन वैल्यू को जो है वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो कोल मनी मार्केट रिकॉर्ड करता है हाईएस्ट डेली ट्रांजैक्शन वैल्यू अमंग ऑल द सेगमेंट ऑफ द डेट मार्केट। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। तो 60 का आंसर क्या है, डी। आगे, द कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग जो है ऑफ एन एफिशिएंट स्टॉक मार्केट इज दैट इट इज ए मार्केट। कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग बताना है स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन का। तो स्टॉक मार्केट क्या है, एक ऐसी मार्केट है जो रिफ्लेक्ट करती है इफेक्टिव, जहां पे हम इफेक्टिव यूज करते हैं इंफॉर्मेशन का इन द प्राइस ऑफ द शेयर ट्रेडेड देयर इन। तो आंसर जो आएगा वो क्या है, 61 का, बी। आगे, अरेंज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब आपको टाइमली बेसिस पे मतलब जो टाइमोलॉजी के हिसाब से जो है आपको उनको अरेंज करना है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको जो है वो बताना है। सबसे पहले जो है वो है जी आपका एक्सिम बैंक 1981 में, फिर आया जी इसके बाद में आपका बाइफर 1987 में, फिर उसके बाद में सेबी 1988 और फिर आया आपका एनएससी 1992 के अंदर। तो आंसर जो बनेगा इसका 62 का वो बनेगा सी। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसके बेस पे बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। पहला, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ट्रांसफर करना और ट्रांसमिशन करना शेयर का वो सेम थिंग है, नो, गलत, ये सेम नहीं, अलग अलग है। स्टैग जो है वो कौन होता है, स्टैग शेयर मार्केट की अगर बात करें तो स्टैग शेयर मार्केट के अंदर होता है एक स्पेकुलेटिव पर्सन जो अप्लाई करता है शेयर्स के अंदर इन द न्यू इशू में, एक्सपेक्टेड टू ओवर सब्सक्राइब होगा टू मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग सच शेयर एट ए प्रीमियम। बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही है। फिर स्टॉक जो है वो बंडल होता है किसका, फुली पेड अप शेयर का, पुट टुगेदर फॉर द कन्वीनियंस के सबसे, ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टॉक बंडल ही तो है फुली पेड अप शेयर का, ठीक है ना। इंडिविजुअल पढ़ोगे तो उसको क्या बोलोगे, शेयर, और जब बंच बना दोगे तो क्या बोल दोगे उसको, आप स्टॉक बोल दोगे। तो कौन कौन से सही है, तो सेकंड और थर्ड जो है वो क्या है, सही है। आंसर आएगा 63 का वो क्या, बी, 63 का बी। आगे, हु आर प्रोफेशनल, में से कौन सा ऐसा प्रोफेशनल है जो ऑफर करता है इंडिपेंडेंट एडवाइस ऑन द फाइनेंशियल मैटर पे टू देयर क्लाइंट, अपने क्लाइंट को इंडिविजुअल एडवाइस है वो देता है एंड रिकमेंड करता है सुटेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दैट आर ट्रेडेड एंड सेटल लाइक फाइनेंशियल प्रोडक्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा एडवाइजर है जो अपने क्लाइंट्स को ये सब जो है वो एडवाइस बेसिकली प्रोवाइड करता है, तो वो है जो कौन, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो अपने क्लाइंट को जो है बताता है फाइनेंशियल मार्केट्स के मैटर्स के बारे में और उनको रिकमेंड करता है कि आपको कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है वो क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। आगे, आरएससी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज विच इज फॉर द टाइमिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय, जिसको रिकॉग्नाइज करता है कौन, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वो है जिसको रिकॉग्नाइज किया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 65 का आंसर जो है वो क्या, सी। आगे, एवरी लिस्टेड कंपनी रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंपनी, उन्हें किसके कितने मतलब कैसे उसको जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वो हर क्वार्टर के अंदर क्वार्टरली बेसिस पे जो है उसको क्या करना पड़ता है कि अपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, भाई कंपनी के कितने शेयर हैं, उनकी क्या शेयर कैपिटल है, वो सब उसको जो है वो सेबी को सौंपनी पड़ती है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज को सौंपनी पड़ती है। आगे, फिर बोलता है अंडर द मेंबर कॉन्स्टिट्यूट एग्रीमेंट, जो मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एग्रीमेंट जो बनता है, ट्रेडिंग मेंबर आर रिक्वायर्ड, ट्रेडिंग मेंबर के लिए जरूरी है कि वो अपने क्लाइंट को बताएगा कि किन किन चीज़ों के बारे में वो उसको जो है वो क्या करेगा, अवेयर करेगा। तो जब आप जो है वो स्टॉक ब्रोकर के साथ में एग्रीमेंट करते हो, ठीक है, तो स्टॉक ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो आपको बताएगा क्या क्या बताएगा, वो आपको बताएगा पहला ट्रेडिंग सेगमेंट जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग मेंबर को जिसमें एडमिट किया गया कि वो किस सेगमेंट में ट्रेड कर सकता है, दूसरा वो बताना पड़ेगा आपको पहले। फिर सेबी में आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताना पड़ेगा। फिर बेसिक रिस्क इन्वॉल्व जो है ट्रेडिंग में वो आपको बताना पड़ेगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ द। अब ये सब इंफॉर्मेशन आपको जो है वो बतानी पड़ेंगी। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको कंसीडर करो, इसकी वजह से बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। पहला सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो ये बोलती है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैविंग अलाउड टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, एफआईआई को जो है वो आपने क्या किया,
जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है उनको आपने अलाउ किया कि वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो है सेबी का वो क्या है, टू प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर को, बिल्कुल। प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो एक ऐसा रूट है थ्रू जहां पे प्रोमोटर कंट्रीब्यूट करते हैं मोबिलाइज बाय द पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी को अगर मान लो पैसा चाहिए तो प्राइवेटली, ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी जो है वो क्या करती है, अपने प्रोमोटर्स पैसे इकट्ठा करती है, ये भी सही है। सेबी ले डाउन द गाइडलाइंस गवर्निंग द कैपिटल मार्केट ऑपरेशन, कैपिटल मार्केट को ऑपरेट करने के लिए सेबी बताता है, आरबीआई बताता है, नहीं, ये कौन बताता है, सेबी बताता है। तो फोर्थ जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर जो बनेगा इनमें से कौन सा करेक्ट है, वो बनेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बोल तो सी ऑप्शन। इसके बाद सेबी इन रिसेंट टाइम हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर लिस्टेड कंपनी की वो डिस्क्लोज करेगा पब्लिक को द नंबर ऑफ एनकम्बर्ड शेयर। व्हाट डू सच शेयर में, तो इन शेयर का मतलब जो है वो क्या होता है, एनकम्बर्ड शेयर का मतलब जो है वो होता है कि जो आपके शेयर गिरवी के तौर पे रखे होते हैं। मतलब जब आप कई बार क्या करते हो, आप ना लोन लेते हो बैंक से और बैंक वाला बोलता है कि चलो सिक्योरिटी जमा करवाओ, तो सिक्योरिटी के तौर पे आप शेयर देते हो उनको, तो वो जो शेयर आपके लेंडर के पास में गिरवी के तौर पे पड़े हैं उनको बोलता है एनकम्बर्ड शेयर, ठीक है, तो बी। आगे, हु हैव टू कंपनसेट, इनमें से कौन सा है जिसको कंपनसेट करना पड़ेगा अगर कोई भी लॉस ओकेशन होता है टू एनी इन्वेस्टर और टू द स्कीम और टू द प्लान ऑन अकाउंट ऑफ द नॉन कंप्लायंस बाय द फंड, तो कौन उसको कंपनसेट करेगा। अगर मान लो ये सब काम जो है वो किसको होता है, ये सब काम दिया होता है एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को, ठीक है, तो वो जो है वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के पैसे को जो है आगे इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। अगर वो काम उसने ढंग से नहीं किया तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी, एएमसी। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा जी, और बताने में से कौन सी जो है वो क्या है जी आपकी करेक्ट है। पहला, यूटीआई को एस्टैब्लिश किया गया बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1964 में, सो यूटीआई डज नॉट कम अंडर द सेबी रेगुलेशन। क्या यूटीआई सेबी रेगुलेशन के अंडर नहीं था? सर क्या बात कर रहे हो, यूटीआई जो है उसके लिए एक्ट बना हुआ है, ठीक है, तो ये सेबी रेगुलेशन के अंडर आता है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो सेबी के रेगुलेशन है, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, उसके अंदर आता है ये, तो पहले तो गलत हो गया। दूसरा, म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्वेस्ट देयर मोबिलाइज फंड अब्रॉड, क्या बाहर भी लगा सकते हैं? नो सर, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या आएगा, नीदर 1 एंड 2, कोई भी जो है वो सही नहीं है। आगे, पहले डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश किया गया, दैट इज आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बनाया था 1948 में। आगे, इन द फॉलोइंग बैंक्स इन ऑर्डर इन विच दे वर एस्टैब्लिश, इसके हिसाब से बताना है। सबसे पहले जो है वो क्या क्या बना, तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो बना आईएफसीआई, दूसरा 1948 में बना। आईएफसीआई के बाद में जो है वो बना जी आपका आईडीबीआई 1964 में, आईडीबीआई के बाद में जो है वो बना क्या, आईआईबीआई 1973 में, और उसके बाद में जो है वो बना क्या आपका सिडबी। तो 73 का आंसर जो है वो क्या आएगा, बी, 2143। आईएफसी इज ऑथराइज टू बोरो फ्रॉम, आईएफसी के पास पावर है कि उसको जो पैसा उसने आगे इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाना है, तो वो पैसा ये कहां से उधार ले सकता है, तो वो पैसा ले सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, आरबीआई से भी और आईडीबीआई से भी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द आईडीबीआई इज टू असिस्ट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय, मतलब एक फंक्शन है आईएफसीआई का, आईडीबीआई का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का एक फंक्शन है कि वो बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो इंडस्ट्री को पैसा प्रोवाइड करते हैं ना, तो उनको ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या असिस्ट करेगा। कैसे असिस्ट करेगा, तो ये उनको असिस्ट करेगा बाय रीफाइनेंसिंग करके। क्या करके रीफाइनेंसिंग। रीफाइनेंसिंग होता है लोन ग्रांटेड फॉर एक्सपोर्ट, रीफाइनेंस करेगा उनको, पैसा जो है वो क्या करेगा, रीफाइनेंस करेगा। मतलब आईडीबीआई जो है वो पैसा देगा किसको, बैंक्स को, और बैंक आगे पैसा देगा किसको, कस्टमर को। तो अगर आईडीबीआई डायरेक्टली कस्टमर को देता है उसको बोलते हैं फाइनेंस, आईडीबीआई ने बैंक को दिया और बैंक वाला आगे देता है, तो इसका मतलब आईडीबीआई ने जो है वो क्या कर दिया, रीफाइनेंस कर दिया। तो आंसर जो आएगा 75 का वो क्या आएगा, बी। आगे, विच ऑन द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूटीआई, इनमें से कौन सा जो है वो यूटीआई का ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव। तो यूटीआई जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि एक म्यूचुअल फंड है, बेसिकली वो क्या करता था, वो मोबिलाइज करता है, पैसे इकट्ठा करता है, एंड मोबिलाइज द सेविंग को इकट्ठा करता है ऑफ लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप से। तो आंसर जो आएगा 76 का वो क्या आएगा, डी। आगे, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF इज मेड बाय, ये RIDF को जो है वो किसने बनाया था। RIDF जो है कंट्रीब्यूशन जो है टुवर्ड्स द RIDF इज मेड बाय, किसके द्वारा, बाय द दोज कमर्शियल बैंक हु फेल टू अचीव द स्टिपुलेटेड बेंचमार्क ऑफ द एग्रीकल्चर एडवांस एंड और प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस। जो इसको नहीं दे पाए तो फिर वो लोग जो है वो पैसा अपना प्रोवाइड करेंगे किसको, RIDF को, ठीक है। मतलब ये बेसिकली क्या है, देखो हर कमर्शियल बैंक को ना अपने टोटल फंडिंग का, जो भी वो फंडिंग कर रहा है, ठीक है, टोटल जो लैंडिंग करेगा उसका कुछ अमाउंट जो है वो इन पर्पस के लिए देना होता है, ठीक है।
तो जैसे इसको बोलते हैं पीएसएल, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग। अगर वो जैसे मान लो 20% डिसाइड हो गया भाई, 20% आपको जो है पीएसएल करना है, या 35% डिसाइड हो गया कि इतना आपको जो है वो क्या करना है, पीएसएल, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग करनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाए, 20% ना करके और आपने ओनली 14% किया, तो बाकी का 6% आपको वो पैसा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा किसको, आरएडीएफ को, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को, और ये फिर उस पैसे को आगे जो है वो लगाएगा कहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो 77 का आंसर जो है वो क्या आएगा जी, सी। आगे 78, फर्स्ट म्यूचुअल फंड स्कीम जो है इंडिया के अंदर थी, उसको इंट्रोड्यूस किया बाय द यूटीआई। पहला जो आपका म्यूचुअल फंड स्कीम है वो लेके आया था यूटीआई। आगे, इन द म्यूचुअल फंड द ट्रस्ट एक्ट थ्रू, म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रस्ट जो है वो काम करता है कैसे, ट्रस्ट जो है वो उसका जो मेन हेड होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ट्रस्टी, जिसको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, स्पॉन्सर के द्वारा। चलो जी आगे, ETF बोल तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं आर, ये कैसे होते हैं, तो ETF की अगर बात करें तो ETF जो होता है आपका ओपन एंडेड, ओपन मतलब कभी भी पैसा लगा सकते हो, कभी भी इनको बेच सकते हो। तो ETF आर द ओपन एंडेड फंड दैट कैन बी बोट एट प्राइस विच वेरी ड्यूरिंग द डे एंड ऑपरेट विद द लो ट्रैकिंग एरर। तो 80 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे, सपोज पार्टी ए के पास में राइट है कि वो बाय कर सकता है $6000 पार्टी बी से, ठीक है, वो ले सकता है 1 मंथ डाउन द लाइन, कितने में, $1 लेना है, मतलब $1 इज इक्वल टू कितने, 40 रुपए। ये इनका जो है वो रेट डिसाइड हो गया, ये रेट पहले डिसाइड हो गया। हाउएवर आफ्टर 1 मंथ, लेकिन 1 महीने के बाद में पार्टी ए डज नॉट एक्सरसाइज, अगर पार्टी ए अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं करता, राइट क्या था कि वो $6000 जो है वो 40 रुपए के रेट में ले सकता था, किससे, बी से। लेकिन 1 महीने के बाद अगर ए इस राइट को जो है वो एक्सरसाइज ना करे, तो ये किस कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल है, ये ओनली ऑप्शन के अंदर पॉसिबल हो पाता है, मतलब डी आएगा, जहां पे वो उसके पास में ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता है, नहीं तो नहीं। तो ओनली ये किसके अंदर मिलेगा, आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी स्वैप में, फ्यूचर में, फॉरवर्ड में, वहां तो आपके बायलेटरल बेसिकली जो है वो लाइबिलिटी क्रिएट होती है, आपको करना ही करना पड़ेगा। बट ऑप्शन के अंदर आपके पास में ऑप्शन होता है, आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करें और चाहे तो ना करें। आगे, कैपिटल इन्वेस्टर आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कैपिटल इन्वेस्टर जो है वो कैसे हैं, कैपिटल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। कौन सा कैपिटल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हु आर प्रिपेयर टू टेक द रिस्क दैट द एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट कैन फेल, की प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है, वो होता है जी आपका कौन, वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो कैपिटल इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जो है वो लगाएगा, और उसको ये भी है कि अगर ये प्रोजेक्ट जो है उसके फेल होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव बहुत ज्यादा है। तो 82 का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। 82 के बाद 83, एप्लीकेशन फ्रॉम द इन्वेस्टर आर टू बी रिसीव बाय म्यूचुअल फंड ओनली एट द, एप्लीकेशन जो इन्वेस्टर से आती है वो रिसीव करेगा म्यूचुअल फंड ओनली एट द ऑफिशियल पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस, सी। आगे, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी जो है म्यूचुअल फंड की, उसको कौन मैनेज करता है, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वाला जो काम है वो सब जो है वो सौंपा हुआ है किसको, एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। जो आपका म्यूचुअल फंड है वो 3 टायर पे काम करता है, ठीक है ना, पहले स्पॉन्सर होगा, फिर कस्टोडियन होगा, फिर कौन होता है, एएमसी होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम है वो सब किसका होता है, एएमसी का। वो देखते हैं कहां पे पैसा लगाना है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बोलते हैं इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेट आउट कंसाइसली द इंफॉर्मेशन, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वो सब इंफॉर्मेशन मिलेंगे अबाउट द स्कीम के बारे में, दैट द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर ought टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग, मतलब प्रोस्पेक्टस जो आपका बायर है, ठीक है, वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की सोचा था, तो इन्वेस्ट करने से पहले वो किस किस इंफॉर्मेशन की डिमांड करेगा, कौन सी उसको ऐसा डॉक्यूमेंट मिले जिससे उसको उस स्कीम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो वो है जी आपका स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, बोलते हैं डी। आगे, स्टेटमेंट और दिया गया 2, पहला बोलता है इन्वेस्टर आर म्यूचुअल बेनिफिशियल एंड प्रोपोर्शनल ओनर होते हैं किसके, स्कीम एसेट के। इन्वेस्टर जो है वो क्या होते हैं, बोलता है इन्वेस्टर जो है वो म्यूचुअल बेनिफिशियल एंड द प्रोपोर्शनल ओनर होते हैं स्कीम एसेट के। अब ये बताओ पहले, क्या ऐसा होता है क्या, जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो म्यूचुअल, सारे लोग मिला करके जो है म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे लगाते हैं, तो सभी लोग उसके मालिक हैं, ये सही है। फिर बोलता है इन्वेस्टर के पास राइट है कि वो उसको इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट द चेंज द फंडामेंटल एक्टिविटी ऑफ द स्कीम, बिल्कुल सही बात है। इन्वेस्टर के पास में राइट है कि वो इनको, अगर आप कोई स्कीम में चेंज करते हो तो उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, बोल तो ए। आगे,
पहली स्टेटमेंट बोलती है फॉर एनीबडी टू स्टार्ट ए म्यूचुअल फंड, अगर कोई भी पर्सन स्टार्ट करना चाहता है म्यूचुअल फंड को, रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल सर्विस इज मैंडेटरी, उसके लिए जो है वो फाइनेंशियल सर्विस का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। जी बिल्कुल सही बात है, तभी तो उसको पता होगा कि म्यूचुअल फंड को कैसे आपको चलाना है। फिर बोलते हैं म्यूचुअल फंड इन इंडिया फॉलो 3 टाइप स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, आपको बताया सबसे पहले जो है वो होता है कौन, स्पॉन्सर, फिर होता है आपका कस्टोडियन और फिर होता है कौन आपका AMC। तो दोनों बातें सही है, बोलते बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 87 का ए। फिर आएगा जी 88, क्या बोलता है ए पैसिवली मैनेज फंड, पैसिवली मैनेज मतलब जिसके अंदर आप एक्टिव नहीं हो, कहां लगाना चाहिए कहां नहीं, और आपने वो चीज सोचा नहीं, दिमाग लगाया नहीं, तो उसको बोलते हैं पैसिव मैनेज फंड। ए पैसिवली मैनेज फंड चार्ज करता है हायर फी देन द एक्टिव मैनेज फंड सिंस इट हैज अ हायर एक्सपेंस ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस। सर अगर रिसर्च और एनालिसिस पे खर्चा किया ही होता तो वो पैसिव नहीं, वो क्या होता, एक्टिव होता। तो ये जो है वो क्या हो गया जी आपका, गलत हो गया। दूसरा बोलता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आर नॉट एप्लीकेबल टू इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, गलत। अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की स्कीम को अगर आप क्या करते हो, सेल करते हो, तो उसको बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, बोल तो बी। आगे बोलता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस एक्सपोज टू काउंटर पार्टी रिस्क। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और उसमें काउंटर पार्टी रिस्क भी होता है। जी बिल्कुल होता है, क्योंकि एक पार्टी अगर भाग जाए तो अपने पास में कोई मार्जिन भी नहीं होता, ये एकदम सही है। फिर बोलता है कंपनी डेट वांट टू सेल एन एसेट एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर कैन हेज बाय टेकिंग शॉर्ट टर्म फ्यूचर पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई कंपनी चाहती है क्या कि वो सेल करना चाहती है अपनी एसेट को पर्टिकुलर टाइम फ्यूचर के अंदर बेचना चाहती है, तो उसको हेजिंग कर सकती है बाय टेकिंग द शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन। तो दोनों बातें क्या है, एकदम सही है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। 89 का ए। आगे 90th जो है वो क्या बोलता है, असर्शन दिया गया, बोलता है सेबी इशू करता है गाइडलाइंस फॉर ऑल कंपनी के लिए, सेबी ने इशू किया गाइडलाइंस सभी कंपनीज के लिए फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। सेबी जो है वो गाइडेंस इशू करता है कंपनीज को कि वो कंपनी जो है वो कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए, सही है। बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हैव बीन इंट्रोड्यूस ऑन ऑल द मेजर लोकेशन, ये भी बात बिल्कुल सही है, बट इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर जो बनेगा 90 का वो क्या बनेगा, बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, बोलते बी। आगे असर्शन रीजनिंग जो है वो दिया गया, क्या बोलता है देखो एक बार, बोलता है सेबी कैन नॉट कंडक्ट इंक्वायरी, सेबी जो है वो इंक्वायरी नहीं करवा सकता, ऑडिट नहीं कर सकता, इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो क्या सेबी के पास में ये राइट नहीं है, गलत, सेबी के पास में सारे राइट होते हैं। दूसरा फिर बोलता है बैंकर्स टू द इशू एंड द पोर्टफोलियो मैनेजर हैव बीन रजिस्टर्ड विद द सेबी, क्या उनको जो है वो सेबी के पास में रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा, आर जो है वो क्या है, ट्रू है, जबकि ए जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो 91 का डी। आगे 92 बोलता है डेवलपमेंट बैंक सर्व एज एन एजेंट ऑफ द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर लाइक इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड द इंटरनेशनल ट्रेड। जो डेवलपमेंट बैंक है वो सर्व करता है, वो एजेंट की भूमिका निभाते हैं, ठीक है जी बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट बैंक जो है वो इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रियल ट्रेड इनको जो है डेवलप करने का काम करते हैं, सही है। फिर बोलता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक IFCI जो है वो एस्टैब्लिश किया 1948 में, ये भी बात बिल्कुल सही है, बट दोनों बातों का कोई लेन देन नहीं है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आगे बोलता है ए फंड फैक्ट शीट, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, क्या बोलता है, बोलता है फंड फैक्ट शीट जिसमें फंड के बारे में इंफॉर्मेशन है, पब्लिश करते हैं म्यूचुअल फंड, सही बात है। फंड फैक्ट शीट जो है वो कंपैरिजन देती है ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ईच स्कीम विद इट्स बेंचमार्क। के फंड फैक्ट जो आपकी शीट होती है उसके अंदर बताया जाता है कि हर स्कीम जो है वो किस तरीके से काम, मतलब उसका जो बेंचमार्क है उसके हिसाब से वो कैसे काम कर रही है। तो दोनों बातें एकदम क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी करिए किसको, असर्शन को। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 93 का ए। आगे असर्शन दिया गया, बोलता है ऑल द म्यूचुअल फंड मस्ट हैव रजिस्टर्ड विद द सेबी, हर म्यूचुअल फंड को जो है सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है फिर उसके बाद में जो है वो बोला गया कि सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी म्यूचुअल फंड का, बिल्कुल सही बात है। सेबी के रेगुलेशन, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996, इसके थ्रू सेबी जो है म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करने का काम करता है। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग जो है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 94 का आएगा क्या, ए। आगे
95 जो है वो क्या बोलता है, असर्शन रीजनिंग का फिर आया, बोलता है म्यूचुअल फंड आर गुड, म्यूचुअल फंड सही है इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन समथिंग विच यू कैन लिक्विडेट इजीली, अगर आप जो है किसी ऐसी जगह पे पैसा लगाना चाहते हो जहां पे आप उसको इजीली बेच भी पाओ तो उसके लिए बोलते हैं म्यूचुअल फंड एकदम सही है। जी बिल्कुल सही बात है, ये बात एकदम जो है वो क्या है, करेक्ट है। फिर बोलते हैं म्यूचुअल फंड आर वेरी सिंपल टू बाय एंड सेल, म्यूचुअल फंड को जो है उनको खरीदना बेचना एकदम इजी है। जी तभी तो आप उनको लिक्विड अगर आप बेचना चाहते हो तो इजीली सेल भी कर सकते हो, तो दोनों बातें सही हैं और रीजनिंग करेक्टली सेशन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, बोल तो ए। चलो जी उसके बाद नेक्स्ट इसको काट दीजिए, फिर आएगा जी आगे मैचिंग करना है। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो कौन सी, ये एक इट इज ए फंड एक्सेप्टेड एंड लिक्विड ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस पे जब काम होता है तो उसको बोलते हैं ओपन एंडेड। फिर क्लोज एंडेड की अगर बात करें तो ये कौन सा, क्लोज एंडेड जहां पे नो एग्जिट पॉसिबल टिल द क्लोजर ऑफ द स्कीम। फिर ग्रोथ फंड जो है स्कीम वो कौन सी होती है, तो ग्रोथ फंड स्कीम की अगर मैं बात करता हूं तो जो ऑफर करता है कैपिटल, मतलब जिसके थ्रू आपकी कैपिटल क्या होगी, एप्रीहेंड होगी, एप्रिसिएशन होगा, उसको बोलते हैं ग्रोथ फंड स्कीम। और ऑफ शोर जो म्यूचुअल फंड है ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज द रीजनल और द कंट्री फंड। तो डी का आएगा क्या, थर्ड। तो आंसर जो बनेगा 97 का वो क्या बनेगा, सी। चलो जी आगे 97 के बाद 98 मैचिंग करना है। व्हेन वन कंपनी परचेज अनदर वन, जब एक कंपनी परचेज करे दूसरी कंपनी को उसको बोलते हैं परचेज मर्जर। ठीक है, मर्जर बिटवीन टू कंपनी हैविंग नो कॉमन बिजनेस एरिया, जब कोई भी बिजनेस एरिया कॉमन नहीं है ऐसी कंपनी का मर्जर आपस में होना उसको बोलते हैं बेसिकली आप लोग क्या, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। फिर मर्जर बिटवीन टू कंपनी डेट सेल द सेम प्रोडक्ट इन द डिफरेंट मार्केट, एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट के अंदर जो सेल करती हैं तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी हम लोग क्या, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। और टू कंपनी आर बोट अंडर कंबाइंड अंडर न्यू एंटिटी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंसोलिडेशन मर्जर। तो 98 का जो बनेगा वो बनेगा क्या आपका, सी ऑप्शन। चलो जी 99 मैचिंग करना है, मैचिंग करेंगे। आरबीआई बैंकर्स बैंक है जी। आईसीआईसीआई की अगर बात करते हैं तो आईसीआईसीआई जो है वो क्या है, ये प्रोवाइड करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू इंडस्ट्री कंसर्न जी। आईएफसीआई की अगर बात करें तो आईएफसीआई जो है वो क्या काम करता है, ये अंडरराइटिंग इंस्टीट्यूशन है जी। और आईडीबीआई जो है वो क्या, ये प्रोवाइड करता है टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्री, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करता है किसको, इंडस्ट्री को। तो 99 का जो है वो बनेगा क्या, बी ऑप्शन। आगे बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई एनपीए इनटू ऑप्शन, बैंक्स के लिए जरूरी है कि वो जो है वो अपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को जो है वो क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे इनटू किस किस ऑप्शंस के अंदर वो उसको क्लासिफाई करती हैं। तो सबसे पहले सबसेंडेंट एसेट, फिर डाउटफुल और फिर कौन सा, लॉस। 100 का जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। ठीक है जी, लो जी 100 क्वेश्चन हो गए। अब पढ़ेंगे 101। क्वेश्चन नंबर 101 जो है वो क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि स्कीमिंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, तो बोलता है स्कीमिंग जो है ई बैंकिंग में इज ए मेथड, स्कीमिंग एक मेथड है, वहां पे कुछ और बता रहा था, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। बात वही है कि स्कीमिंग क्या है बेसिकली, तो क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टील करना, उसको चोरी कर लेना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्कीमिंग। तो 101 का जो आएगा वो क्या आएगा, सी। चलो जी आगे 101 के बाद 102 बोलते हैं सेकंड जनरेशन रिफॉर्म हुए थे हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, एक बार हुआ 1991 में, एक बार हुआ फिर 1998 में। तो जो सेकंड जनरेशन के अंदर जो रिफॉर्म हुआ हमारी कंट्री में, डू नॉट कंप्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कंसीडर नहीं होता। तो जो सेकंड जनरेशन रिफॉर्म थे वो थे बेसिकली कि हम एक्सप्लोर करेंगे नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी बनाएंगे जी, बनाएंगे। ग्रोइंग इंडियन ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन करेंगे जी, मतलब इंडियन कंपनीज को हम जो है वो बोलेंगे कि आप बाहर भी जाके ऑपरेट करें। क्लीन एनवायरमेंट करेंगे, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर ये सेकंड जनरेशन रिफॉर्म के अंदर इंक्लूड नहीं थे। तो 102 के अंदर जो है वो आएगा क्या, सी। आगे 103 बोलता है द फ्यूचर विल सी मोस्टली द इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू सैटेलाइट नेटवर्किंग। फ्यूचर जो है वो ये देखा जा रहा है कि मोस्टली द इलेक्ट्रॉनिक मनी, हम जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस करेंगे किसके थ्रू, सैटेलाइट नेटवर्किंग के थ्रू। बिल्कुल सही बात है, जो नेफ्ट आरटीजीएस तो वो हम लोग जो है वो इंटरनेट की मदद से जो हम ये सब कर रहे हैं जी, असर्शन एकदम सही है। और बोलता है आरबीआई जो है वो ई बैंकिंग को क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। आरबीआई ही इन सब के पीछे जो है मेन बॉडी है, जो बेसिकली जो है वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस का सिस्टम को जो है वो क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, रीजनिंग भी सही है और रीजनिंग करेक्टली सेशन को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो आंसर आएगा बोथ ए एंड आर जो है वो दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है। और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्रेशन भी है किसका, ए का। तो बोले तो सी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ द ई बैंकिंग, इनमें से कौन सा जो है वो तरीका है किसका, ई बैंकिंग का। अगर ई बैंकिंग की बात करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग जो है वो ई बैंकिंग का फॉर्म है, टेलीफोन बैंकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक चेक कन्वर्जन, इलेक्ट्रॉनिक चेक कन्वर्जन ये भी है, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट है, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर थ्रू द आरटीजीएस ये भी है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी आपका, डी 1 2 3 4 5।
आगे RWA कैपिटल एडिक्वेसी के अंदर जो हम RWA उसका मतलब क्या था, तो RWA का मतलब होता है रिस्क वेटेड एसेट, तो 105 का जो है वो क्या आएगा सी। आगे बैंकिंग ऑन टेलीफोन सर्विस इंक्लूड, अगर आप जो है वो टेली बैंकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो टेली बैंकिंग के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो आती है, तो टेली बैंकिंग के अंदर आप ऑटोमेटिक बैलेंस वॉइस आउट कर सकते हो, अपना बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो जी, इंक्वायरी ओल्ड टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स की इंक्वायरी ले सकते हो, डायरेक्ट कैश विड्रॉल कर सकते हो। सर टेली बैंकिंग के थ्रू हम डायरेक्ट कैश विड्रॉल का सिस्टम नहीं कर सकते हैं। यूटिलिटी का बिल का पेमेंट कर सकते हो जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसके अंदर आप वॉइस ऑफ लास्ट 5 ट्रांजेक्शन, पिछले 5 ट्रांजेक्शन की जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो जी, बिल्कुल ले सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा 1, 2, 4 और 5, बोले तो बी, 106 का बी। आगे 107 3 पिलर है, इनको आपस में जो है वो क्या करना है, आपको मैचिंग करना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पिलर 1 जो है वो किसके लिए, पिलर 1 होता है आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक आपका 3, फिर उसके बाद में पिलर नंबर 2 जो है वो बोलता है क्या सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस का, और पिलर 3 जो है वो है किसका मार्केट डिसिप्लिन। तो आंसर जो आएगा 107 का वो क्या आएगा डी। आगे 108 स्कीमिंग इन बैंकिंग रेफर टू, ये वही क्वेश्चन मेरा आ गया। स्कीमिंग का मतलब जो है वो क्या, आइडेंटिफाई करना, क्या फ्रॉडस्टर, आइडेंटिफाई करना किसको, फ्रॉडस्टर्स को, जो फ्रॉड करते हैं, जो कॉपी करते हैं वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड, 108 का ए। आगे ई बैंकिंग बिजनेस इज एसेंशियली रेगुलेट बाय द आईटी एक्ट, जो ई बैंकिंग का जो बिजनेस है मतलब बैंकों के ऊपर जो है वो आईटी एक्ट के प्रोविजन भी लगते हैं अंडर भी, जिसके अंदर पर्सनल सिग्नेचर को जो है वो क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जो मतलब जो आप मैनुअल सिग्नेचर थे आप उसको रिप्लेस कर दिया, किससे, उसको रिप्लेस कर दिया जी, आपके बोलो किससे, जो आपके ई बैंकिंग के अंदर जो आपके पर्सनल नेचर के जो सिग्नेचर थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, डिजिटल सिग्नेचर थे। तो आंसर जो आएगा 109 का वो क्या आएगा सी। आगे मैचिंग करना आपको एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड जो है वो लेके आने वाला था जॉन शेफर्ड बैरो, इसने सबसे पहले इशू किए। डेट ड्यू फॉर मोर देन 30 डेज, ये है आपका क्या एनपीए। माइक्रो फाइनेंस जो है ये फैसिलिटी जो थी वो कौन लेके आया, नाबार्ड। और स्टेट लेवल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो लेके आने वाले स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। तो 110 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बी। 111 टू ऑपरेशनलाइज द ऑनलाइन इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इनको अगर आपने ऑपरेशनलाइज करना है, सब मतलब असेंशियल इंग्रेडिएंट, तो उसके लिए जरूरी चीजें जो है वो क्या है। सबसे पहला जरूरी ये है कि आप कंप्लाई करें विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा जी। सैटेलाइट कनेक्शन होना चाहिए, यस। सिलेक्ट करें पोर्टल को, सर्वर को, यस। आंसर क्या आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है वो क्या है जरूरी है, अगर आपको जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग को ऑपरेशनलाइज करना है। आगे 112 इन 1992 के अंदर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करे, तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म जो है वो लेके आने वाले थे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस एज पर द नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट, बी। आगे मैच द फॉलोइंग, आपको मैचिंग जो है वो करनी है इसके अंदर। तो यहां पे बोलता है नरसिम्हम कमेटी जो है वो 113 है ना, एक मिनट रुकना, ये था 112, हाँ 113 जो है वो क्या बोलता है, एक मिनट रुको यार, ये 111 फिर हो गया 112 फिर हो गया 113, ठीक है। नरसिम्हम कमेटी की अगर बात करें तो ये था आपके, नरसिम्हम कमेटी है फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, इसकी रिस्पॉन्सिबल थी। फिर शेट्टी कमेटी की अगर बात करें तो ये है आपका फ्रॉडस्टर एंड माल प्रैक्टिस ऑफ द बैंक। घोष कमेटी की अगर बात करें तो ये है आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और जो जानकी रमन कमेटी है वो किसके लिए, आपका लैंडिंग अंडर द कंसोर्टियम अरेंजमेंट। तो आंसर जो है वो बनेगा क्या आपका 4, 2, 3, 1 बोले तो सी। यार इसका ना सही है, 113 का सी बनेगा, देख लेना है। नरसिम्हम कमेटी मैंने आपको बताया भी था जब बैंकिंग पढ़ाया था कि नरसिम्हम को तो बल्कि भीष्म पितामह बोला जाता है बैंकिंग सेक्टर का। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट रिपोर्ट थी 1991 वाली और जो सेकंड रिपोर्ट थी 1998 वाली भी, वो दोनों की दोनों इनके कहने पर हुई थी, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल ये पर्सन है बेसिकली, ठीक है। ये अब सही है आपका आंसर, आपका जो है यार ये क्या हो रहा है, मैंने फिर इसको एक मिनट रुक जाओ, रुको एक बार। नरसिम्हम कमेटी फाइनेंशियल सिस्टम ये सही है आपका। शेट्टी
सही करना है यार। शेट्टी कमेटी जो है ये है आपका लैंडिंग अंडर द कंसोर्टियम अरेंजमेंट के लिए। घोष कमेटी आई थी फ्रॉड के लिए, घोष कमेटी। और जानकी रमन कमेटी थी आपके सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑफ द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। तो डी का है 3, तो आंसर है 4123। ई ऑप्शन है, ये गलत है, सी गलत है। ऑप्शन जो आएगा वो क्या आएगा, ई 4123। चलो आगे। पिन की अगर बात है, पिन जो है वो क्या है, पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आगे, ट्रांजैक्शन ऑफ द इंटरनेट बैंकिंग एक्सक्लूड। इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शन के अंदर क्या चीज नहीं आती, तो इंटरनेट बैंकिंग के अंदर जो है वो आपका विड्रॉल ऑफ द कैश एनीवेयर इन इंडिया, ये जो है वो इंटरनेट बैंकिंग का पार्ट नहीं है। बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, फंड का ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से ले सकते हो, लेकिन विड्रॉल, कैश का विड्रॉल जो है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू नहीं, वो तो आपको या तो बैंक में जाना पड़ेगा या फिर आपको जो है एटीएम सर्विसेज जो है वो अवेल करनी पड़ेंगी। तो आंसर आएगा 115 का ए। आगे, मैच द फॉलोइंग, आपको इसको मैचिंग करनी है। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो है जी आपका डेबिट कार्ड ऑनलाइन रिकवरी ऑफ अमाउंट, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो रिवॉल्विंग क्रेडिट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पर्स है वो, उसमें क्या होता है, सेवरल स्टोरेज होती है, अलग अलग चीजें आप स्टोर कर सकते हो। और चेक फंक्शन जो है वो है आपका इमेज प्रोसेसिंग फंक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग सीटीएस, चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो इसका ऑप्शन जो है वो आएगा क्या, ई। चलो जी आगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ द एनपी, में से कौन सा एनपी की कैटेगरी में नहीं आता, तो एनपी में सब स्टैंडर्ड आता है, डाउटफुल लॉस एसेट, लेकिन डी वैल्यूड एसेट ये इसका पार्ट नहीं है। आगे, व्हेन ए लोन विल बी एनपीए, एक लोन जो है वो एनपीए कब होगा, तो लोन जो है एनपीए होगा अगर इंटरेस्ट या लोन अमाउंट जो है वो 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो जाए, तब भी लोन एनपीए हो जाएगा। अगर अकाउंट जो है वो क्या हो जाए, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए फॉर मोर देन 90 डेज, तब भी, मतलब अगर आपने ओवरड्राफ्ट या सीसी लिमिट बना के दी थी और 90 दिन से ज्यादा वो आउट ऑफ ऑर्डर चला है तो भी वो एनपीए हो जाएगा। जब बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज तो भी जो है जो लोन है वो एनपीए हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे, ओटीपी का मतलब जो है वो क्या है, व्हाट इज ओटीपी इन द क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, तो ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, 119 का सी। आगे, द पावर ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द कैपिटल इशू ऑफ इंडिया इज नाउ शिफ्टेड टू, ये कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू का जो काम था वो किसको सौंप दिया गया, तो ये काम जो है वो दिया गया था किसको, सेबी को। तो इसका पहले एक्ट था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947, उसके बाद में सेबी बना 1988 में, और बाद में सेबी का एक्ट ना 1992। आगे, द सक्सेस जो है ई बैंकिंग वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, द सक्सेस ऑफ द ई बैंकिंग डिपेंड अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए जी, रिस्क एंड सर्विलेंस मैनेजमेंट की स्कीम होनी चाहिए आपके पास, यस, अपडेटेड फ्लोलेस सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो बिना रुके काम करे, यस, स्ट्रिंजेंट लीगल फ्रेमवर्क नहीं। आंसर जो आएगा इसका वो आएगा क्या, 1, 2 एंड 3, बी ऑप्शन। आगे, वन ऑफ द आइटम इज नॉट रिलेटेड विद द, कौन सा ई बैंकिंग से जो है वो रिलेटेड नहीं है, तो डीडी जो है वो ई बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट जो है वो तो आप बैंक में जाके जो है वो बेसिकली बनवाते हो, तो वो ई बैंकिंग से इसका रिलेशन नहीं है। 122 का ए। एफडीआई बियॉन्ड द 49%, अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में फिरंगी पर्सन जो है वो अपना पैसा लगा सकता है, एफडीआई कर सकता है, और कितना 74%, लेकिन 49% तो ऑटोमेटिक रूट से, 49 के अगर बियॉन्ड जाओगे तो आप कर सकते हो, लेकिन वो करेंगे आप कैसे, विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट रूट। तो 123 का आंसर जो है वो क्या आएगा जी आपका, बी, गवर्नमेंट रूट। 124, लॉट ऑफ द बैंक इन इंडिया दीज डेज आर ऑफरिंग एम बैंकिंग फैसिलिटी, बहुत सारे बैंक जो है इंडिया के अंदर आज के डेट में प्रोवाइड करें एम बैंकिंग फैसिलिटी। तो यहाँ पे एम का मतलब जो है वो क्या है, तो एम का मतलब है मोबाइल फोन, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी। आगे, ए डैश कार्ड इज बेसिकली पेमेंट मैकेनिज्म विच अलाउ करता है होल्डर को कि वो परचेज करे विदाउट एनी इमीडिएट कैश पेमेंट, कि आपके पास अगर कैश पेमेंट नहीं है तो भी आप परचेज कर सकते हो, हम पेमेंट कर देंगे एक बार और आप हमको बाद में कर देना। तो ऐसा कार्ड कौन सा था, उसका बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। इसके अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, होल्डर को बोलते हैं, अगर जैसे आपके पास में क्रेडिट कार्ड है तो हम आपको बोलेंगे कि आप आज जो है वो शॉपिंग कर सकते हो, पेमेंट हम कर देंगे और आप हमको बाद में पे कर देना। आगे, एटीएम को जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर, किसने, एचएसबीसी ने जो है इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1989 के अंदर। आगे, मैचिंग करना आपको बताने असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोलता है द बैंक हैव, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है द बैंक हैव मूव टुवर्ड्स द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस विद रिगार्ड टू द कैपिटल एडिक्वेसी। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो बैंक जो है वो बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिस जो है अडॉप्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो जो है वो क्या करें, कैपिटल एडिक्वेसी हो गया, सुपरवाइजर स्टैंडर्ड हो गया, ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इन सब के लिए यस। फिर बोलता है प्राइवेट सेक्टर बैंक आर मोर अग्रेसिव एंड वांट टू कैप्चर मोर मार्केट एंड अर्न मोर प्रॉफिट, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले इनको जल्दी अडॉप्ट
कर रहे हैं, तो नेचुरल बात है फिर वो मोर अग्रेसिव है और वो ज़्यादा कैपिटल को क्या करना चाहते हैं, उसको कैप्चर करना चाहते हैं, मोर मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, मोर प्रॉफिट अटेन करना चाहते हैं। तो दोनों की दोनों बातें जो है वो एकदम क्या है, सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि ये सब करने के लिए हम लोग ये सब चीजें जो है वो क्या करें, एडॉप्ट करें। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए। आगे मैचिंग करना था आपको एनपीए जो है सॉरी परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है, स्टैंडर्ड, ठीक है। लॉस एसेट की अगर बात करें तो वो आपका हो गया नॉन परफॉर्मिंग। कैश बैलेंस जो है वो क्या है आपका, कैश बैलेंस आपका लिक्विड एसेट है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो 128 का जो है वो आएगा क्या, ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंड बेस्ड फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, इनमें से कौन सा फंड बेस्ड फंक्शन नहीं है कमर्शियल बैंक का। तो जो एलसी इशू करना, इशुएंस ऑफ द एलसी, ये उसका जो है फंड बेस्ड फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऊपर ओवरड्राफ्ट हो पैसा प्रोवाइड किया गया, एक्सेप्टेंस डिपॉजिट ये भी पैसा, आरटीजीएस और नेफ्ट हो गया पैसे वाला, लेकिन इशू करना, एलसी इशू करना, ये तो गारंटी डॉक्यूमेंट होता है। तो ये जो है वो फंड बेस्ड बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये है आपका फी बेस्ड। बैंक जो है ये सब काम करता है किसके लिए, फी के बदले में। तो 129 का आंसर आएगा बी। मैचिंग करना है आपको, मैचिंग के लिए सबसे पहले एनपीए जो है वो क्या, लोन एडवांस नोट पेड फॉर, कोई भी लोन एडवांस अगर 90 दिन से ज्यादा हो गया और अभी तक पेमेंट नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं एनपीए। फिर एसएलआर की बात करें, एसएलआर जो परसेंटेज है एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी का, वो परसेंटेज जो आपको लिक्विड एसेट्स में रखना, लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसएलआर। यस। रेपो रेट की बात है तो रेपो रेट जो है वो क्या है, तो रेपो रेट वो रेट है एट जिस पे आरबीआई जो है वो लैंड करता है मनी कमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। यस। सीआरआर क्या है, ये परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट टू बी केप्ट विद द आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो डी का आएगा 1। तो आंसर बनेगा 130 का बी ऑप्शन। चलो जी आगे, एक मिनट रुकना। 131, जब आरबीआई जो है वो सीआरआर को रिड्यूस कर देगा, मतलब जब आरबीआई जो है वो कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसकी वजह से ये है कि बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है वो अब ज्यादा पैसा लोन के तौर पे दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीज हो जाएगा इन द लैंडेबल रिसोर्सेज। 131 का ए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द आरबीआई, इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो एक्सेप्ट करना डिपॉजिट एंड एडवांसिंग करना लोन, पब्लिक को, पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट करना, उसको उनको एडवांस करना, ये आरबीआई का फंक्शन नहीं है। 132 का सी। आगे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, बोलता है आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेट एंड इश्यू ऑफ द न्यू लोन एंड द टी बिल ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। आरबीआई को ये काम सौंपा गया कि वो क्या करेगा, मैनेज करेगा। ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आरबीआई को ये काम सौंपा गया कि वो जो है वो क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा पब्लिक डेट का, ठीक है, और इशू करेगा न्यू लोन एंड द टी बिल इशू करेगा किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद में जो है वो ये बोलता है कि गवर्नर एंड द डेप्यूटी गवर्नर जो है आरबीआई के, उनको अपॉइंट किया करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी बात बिल्कुल सही है, बट इसका ऊपर लोन वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा, बी। ए और आर करेक्ट है, बट आर जो है वो नोट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो 133 का जो है वो क्या हो गया, बी। आगे 134 नाबार्ड के बारे में बोल रहे हैं, इनमें से कौन सा जो है वो नाबार्ड का फंक्शन नहीं है। तो नाबार्ड का फंक्शन नहीं है, नाबार्ड जो है विच ऑफ नोट द फंक्शन, ठीक है ना। नाबार्ड के फुल फॉर्म पहले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर इन द रूरल डेवलपमेंट हो गया, हाँ जी। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, वो है कि नाबार्ड, पहले ये बताओ किसके लिए काम करता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो प्रमोट करना रिसर्च इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम द अर्बन डेवलपमेंट, ये जो है नाबार्ड का फंक्शन नहीं है। तो आंसर आएगा सी। आगे, डैश रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और स्ट्रिपिंग द लीगल स्टेटस ऑफ द करेंसी, जब करेंसी का लीगल स्टेटस जो है वो छीन लिया जाए, मतलब तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डीमोनेटाइजेशन। 135 का सी। आगे मैचिंग करना आपको, रिलेशनशिप बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, रिलेशनशिप बैंकिंग जो है वो है आपका क्रिएट और मेंटेन करना क्या, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर, जी। फिर मर्चेंट बैंकिंग की अगर बात करें तो जो कैपिटल इशू मैनेजमेंट के अंदर लगा होता है, जी। इंडिविजुअल बैंकिंग तो वही डीलिंग इन द हुंडी, यस। और डेवलपमेंट बैंकिंग जो है वो क्या, वो वाइडन करता है एंटरप्रेन्योरियल बेस को बढ़ाता है और असिस्ट करता है इन द रैपिड रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो डी का आएगा क्या, सेकंड। तो 136 का जो है वो क्या बनेगा, 136 का हो गया आपका सी। आगे 137, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग इन इंडिया के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या करनी है, इसमें सिलेक्ट करनी है। पहला, फॉर मैनी ईयर्स द प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो क्वासी सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाता था, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा प्रेसिडेंसी बैंक थे ना, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वही क्वासी सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाता था इंडिया में, क्योंकि इंडिया का कोई भी जो है वो सेंट्रल बैंक नहीं था। ये आपका सही है। सेंट्रल बैंक ऑफ हिंदुस्तान को लिक्विडेट कर दिया गया, बिल्कुल सही बात है। 1829 से 32 के पीरियड में इसको लिक्विडेट, 1776 के अंदर ये बनाया था और 1829 से 32 के पीरियड में इसको बंद कर दिया, ये भी सही है।
जनरल बैंक ऑफ इंडिया सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल हुआ और उसको डिसोल्व कर दिया 1791 में, ये भी सही है। बैंक ऑफ कैलकाटा उसको रीनेम किया गया बैंक ऑफ बंगाल, बिल्कुल किया गया। कब किया गया? 1921 में, नहीं सर 1921 में, तो इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किया गया। ये किया गया 1809 में किया गया था। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर जो है वो ये आएगा। कौन सी सही है? 1 2 3 जो है वो क्या है जी आपका? करेक्ट है। आगे आसान का क्वेश्चन है फिर, बैंक्स ग्लोबली आर फेसिंग मोर चैलेंजेस नाउ एंड मैक्रो सस्टेनेबिलिटी एक नेसेसिटी हो गया बट नॉट सफिशिएंट फॉर द इकोनॉमिक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। बैंक जो है वो ग्लोबली बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं जी, और मैक्रो सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक नेसेसिटी है बट नॉट सफिशिएंट, ये एकदम सही बात है। फिर बोलते हैं पुटिंग रेगुलेशंस को लेकर आना इन प्लेस इज ओनली वन पार्ट, और उनका इंप्लीमेंटेशन जो है वो क्या है? दूसरा पार्ट है, अगर आपको सस्टेनेबिलिटी को क्या करना है? अचीव करना है। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो 138 का जो है वो क्या आएगा जी आपका? 138 का ए। आगे, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग मेथड इंडिकेट करता है क्वांटिटेटिव मेथड? इनमें से कौन से क्वांटिटेटिव मेथड है ऑफ कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन प्रैक्टिस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड है? तो आपका बैंक क्रेडिट क्वांटिटेटिव मेथड है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्वांटिटेटिव है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो जिसमें सीआरआर एसएलआर आता है ये भी क्वांटिटेटिव, लेकिन जो आपका क्रेडिट राशनिंग है ये आपका क्वालिटेटिव है। तो कौन से क्वांटिटेटिव थे? तो 1 2 एंड 3 बोलते 139 का ए। आगे, आइडेंटिफाई करें ईयर्स इन विच डिफरेंट फेज ऑफ द बैंक नेशनलाइज टुक प्लेस। बैंक का नेशनलाइजेशन का आपको बताना है। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम यहाँ पर 1949 के अंदर जो है सबसे पहले आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, 55 में एसबीआई हुआ था, 1969 के अंदर 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया और 1980 के अंदर जो है ऐसे 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया जिनका कैपिटल बेस 200 करोड़ से ऊपर का था। ठीक है, तो आंसर जो है वो इसमें ये बनता है आपका, ये होना चाहिए 49, 55, ये 69 और 80, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो इसकी बात हो रही है। तो 55 आपका आएगा सबसे पहले, ठीक है, 235 55 और उसके बाद में फिर आपका 1969 और फिर आएगा 1980। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 235। होना क्या चाहिए? मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, होना ये चाहिए था 4 2 3 5, ये होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए ऑप्शन में ये दे रखा है 4 2 3 5। तो फिर हम इसके थ्रू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ फिर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जैसे कमर्शियल बैंक की बात कर रहा है ओनली, ठीक है ना, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया। तो 140 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका? बी। आगे क्वेश्चन है, बोलता है टेकिंग ऑफ द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ द लोन सिंगल आउट बैंक। टेकिंग ऑफ डिपॉजिट लेना और लोन को ग्रांट करना, ठीक है, ये बैंक का काम है। बिल्कुल, बैंक एक्ट करता है इंटरमीडिएट। जब बैंक ऐसा काम कर रहा है, पैसे इकट्ठा कर रहा है और फिर आगे प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, तो बैंक यहाँ पे इंटरमीडिएट भूमिका निभा रहा है। जब वो मोबिलाइज करता है सेविंग फ्रॉम द सरप्लस यूनिट टू शॉर्टेज यूनिट, जो सरप्लस यूनिट थी उससे सेविंग इकट्ठा करेगा और जो शॉर्टेज यूनिट है उसको पैसा प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल सही बात है, और ये दोनों बातें एकदम सही है। रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि असर्शन ये तो बोलता है कि बैंक बेसिकली इंटरमीडिएट भूमिका निभा के क्या करता है, लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और आगे लोगों को जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट उनको पैसा प्रोवाइड करता है। तो 141 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए। आगे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले अंडरराइटिंग जो है वो क्या है? यूटिलिटी फंक्शन है जी। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ फंड एक एजेंसी फंक्शन है जी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी की बात करें तो ये ग्रांटिंग एडवांस, और रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो प्राइमरी फंक्शन है बैंक का, ठीक है। तो 142 का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्सिडी। इनमें से कौन सी जो है वो सब्सिडरी नहीं है आरबीआई की? इनमें से कौन सी आरबीआई की सब्सिडरी नॉट ए सब्सिडी ऑफ द आरबीआई? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मतलब बताना इनमें से कौन सी सब्सिडरी नहीं है। पहला डीआईसीजीसी, ये आरबीआई की सब्सिडरी है, यस। आरबीआई की टोटल मिला के आज की डेट में 4 होल ओन सब्सिडरी है, उनमें से डीआईसीजीसी भी है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है? ये भी सब्सिडरी है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो हम बोलेंगे नीदर 1 एंड 2, डी ऑप्शन आएगा इसमें, ना तो ए ना ही बी, क्योंकि दोनों ही सब्सिडरी हैं। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द नाबार्ड। इनमें से कौन सा नाबार्ड से जो है वो रिलेटेड नहीं है? तो नाबार्ड से रिलेटेड नहीं है, आपको ये बताना है। NIEF, ये BIRD, RIDF, SHPI, ये सब जो है वो नाबार्ड से रिलेटेड है। तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज, डी।
आगे, सिलेक्ट द टेक्निक ऑफ द मॉनेटरी कंट्रोल अडॉप्टेड बाय द आरबीआई फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको बताना है मॉनेटरी कंट्रोल कौन सी ऐसी टेक्निक है मॉनेटरी कंट्रोल करने की, मतलब मनी कंट्रोल करने की कौन सी टेक्निक है जो आरबीआई जो है वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है। तो आरबीआई सीआरआर को यूज करता है, आरबीआई एसएलआर को यूज करता है, आरबीआई बैंक रेट को यूज करता है। इन तीनों को आरबीआई इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए, कंट्री के अंदर मॉनेटरी कंट्रोल करने के लिए, लेकिन करेंसी रेट का यूज नहीं करता। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 2 and 3 बोले तो डी ऑप्शन। आगे आया, ऑपरेशन ऑफ द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रेगुलेटेड बाय। तो बैंक्स का जो ऑपरेशन है, बैंक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो कौन, उसको कैसे रेगुलेट करते हैं। अगर कमर्शियल बैंक बोल देते हैं तो कमर्शियल बैंक का रेगुलेशन इन दोनों एक्ट के थ्रू होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अंदर ये बी और सी नहीं है, तो इसका मतलब हम यहाँ मानेंगे कि दोनों बैंकों की बात कर रहे हैं, आरबीआई की भी बात कर रहे हैं और कमर्शियल बैंक की भी बात कर रहे हैं। और आरबीआई की बात करेगा तो आरबीआई काम करता है अंडर द आरबीआई एक्ट। एक बात ध्यान रखना, आरबीआई काम करेगा अंडर द आरबीआई एक्ट, कमर्शियल बैंक काम करता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अर्लियर इसका नाम मालूम क्या था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का नाम पहले था बैंकिंग कंपनी एक्ट, लेकिन बाद में इसके नाम को रीनेम किया गया। तो यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी फ्रेमिंग इस तरीके से है कि ऑपरेशन जो है बैंक के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, उनको रेगुलेट कौन करेगा, तो हम बोलेंगे डी, ऑल ऑफ द अबव। मैं दोबारा बोला, अगर 2 और 3 होता तो उसी को करता फिर मैं। आगे, इंटरेस्ट अर्न्ड बाय द डिपॉजिटर अगेंस्ट ए डिपॉजिट विद ए कमर्शियल बैंक फॉर कस्टोडियल सर्विस। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट अर्न किया है किसने, डिपॉजिटर ने, ठीक है जी। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, डिपॉजिट विद ए कमर्शियल बैंक, क्योंकि उसने पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट किया था कस्टोडियल सर्विस के लिए, तो वो क्या है, वो एक फंड बेस्ड इनकम है। आंसर आएगा 147 का ए। आगे, फॉर दी पर्पस ऑफ एक्सटेंड द रूरल बैंकिंग को एक्सटेंड करने के लिए और एग्रो फाइनेंस को एक्सटेंड करने के लिए नाबार्ड जो है वो क्या काम करता है, तो नाबार्ड रीफाइनेंस करता है रूरल बोरोवर्स को जो ऑब्टेन करते हैं क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। मतलब बैंकों को पैसा दे देगा, ठीक है, और उसके थ्रू वो पैसा जो है पहुंचेगा किसके पास में, रूरल बोरोवर्स के पास में पहुंचेगा। तो सी, मतलब नाबार्ड जो है वो पैसा देगा किसको, बैंक्स को, और बैंक वाले जो है आगे पैसा देंगे किसको, रूरल बोरोवर्स को। तो बैंक ने अल्टीमेटली रूरल बोरोवर्स को क्या कर दिया, रीफाइनेंस कर दिया। चलो जी आगे, 149, व्हेन आरबीआई ग्रांट लोन टू कमर्शियल बैंक, जब आरबीआई जो है वो लोन ग्रांट करता है कमर्शियल बैंक को और चार्ज करता है इंटरेस्ट ऑन इट, और उसके ऊपर जो है वो ब्याज रहता है, इट इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैंक रेट। ध्यान रखना, और अगर शॉर्ट टर्म की बात करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेपो रेट। आगे, मैच द फॉलोइंग, आपको मैचिंग करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आरबीआई जो है वो कब नेशनलाइज हुआ, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन था 1949 के अंदर जी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलाइज हुआ कब, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ 1955 में, जब उसका नाम जो है वो क्या कर दिया, एसबीआई कर दिया था। फिर 14 कमर्शियल बैंक जो है नेशनलाइज हुए थे कब, 14 कमर्शियल बैंक नेशनलाइज हुआ 1969 में, और आईडीबीआई को एस्टेब्लिश किया 1964। तो 150 का आंसर जो है वो क्या बनेगा, डी। चलो जी आगे, 150 के बाद अगला है 151। 151 जो है वो क्या बोलता है, आइए देखते हैं। बोलता है अंडर द कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है, तो कोऑपरेटिव बैंक को जो है वो रेगुलेट करने के लिए जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर 3 लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है वो होता है जी आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, बी। नेशनल मत कर देना, दोबारा बोल रहा हूं, कोऑपरेटिव बैंक स्ट्रक्चर के अंदर जो अपेक्स होता है वो कौन होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है। आगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी आरआरबी, जो आपके रीजनल रूरल बैंक है तो उनको रेगुलेट करने की जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन है, नाबार्ड। वैसे आरआरबी को दोनों करते हैं, आपका नाबार्ड भी करता है और आरबीआई भी करता है, लेकिन यहां पे जो मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन है, नाबार्ड। आगे, एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 द फॉलोइंग फंक्शन आर डिस्क्राइब एज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के कौन कौन से फंक्शन हैं, अब ये जो है वो बताना है। पहला, क्या बैंकिंग फंक्शन है, यस। सुपरवाइजरी फंक्शन, यस। प्रमोशनल फंक्शन, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 1, 3 एंड 4। 1, 3, 4 बोले तो ए। आगे बोलता है आपको बताना है विच व्हाट इज ट्रू अबाउट द बीसीबीएस। बीसीबीएस बोलते हैं बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के बारे में बता रखा है। इनमें से कौन सी बात जो है वो क्या है जी आपका ट्रू है, तो एक ही बात ट्रू है इसमें, इट प्रोवाइड ए फोरम, ये आपको फोरम प्रोवाइड करेगा, बोलते हैं एक प्लेटफॉर्म देगा जहां पे हम क्या करते हैं, रेगुलर कोऑपरेशन कर सकते हैं ऑन द बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर। तो ऑप्शन आएगा डी ओनली, क्योंकि पहले में बोलता है बीसीबीएस इंडियन नेशनल कमेटी है ना, बीसीबीएस एस्टेब्लिश किया बाय 19 नेशनलाइज्ड ग्रुप ना, बीसी 1996 में रेगुलेट वो किया आपने बनाया ना, 76 के अंदर बनाया था। तो ओनली सी जो आपका डी ऑप्शन है बोले तो 4 बोले तो इट प्रोवाइड ए फोरम, ये आपको प्लेटफॉर्म देगा जहां पे आप क्या कर सकते हो, रेगुलर कोऑपरेशन कर सकते हो ऑन द बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर पे। तो ये बात जो है वो ट्रू है रिगार्डिंग द बीसीबीएस। आगे
व्हाट इज एसएलआर रेशियो, एसएलआर की बात करें तो स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बोलता है व्हाट इज एसएलआर, एसएलआर जो है वो क्या है, तो एसएलआर जो है वो अमाउंट है जिसको कमर्शियल बैंक के लिए जरूरी होगा कि वो मेंटेन करेगा बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर, मतलब स्टैच्यूटरी लिक्विड, इतना पैसा उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर अपने पास हमेशा मेंटेन, अपने पास हमेशा क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एसएलआर। तो 155 का जो है वो आएगा क्या, सी, 155 या 156। द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक इज लो, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो क्या है, लो, ऐसा क्यों है, तो पहला ओवर कॉशियस अप्रोच टू लेंडिंग, बिल्कुल सही बात है, दूसरा हाई ओवरहेड कॉस्ट है उसकी वजह से जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, यस, फिर सोशल सेक्टर लेंडिंग भी करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं हम क्या, पीएसएल, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जी, तो इनकी वजह से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या है, कम है, तो आंसर क्या आएगा 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4 बोले तो सी, 156 का हो गया सी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज नॉट विद इन द सुपरवाइजरी परव्यू ऑफ द आरबीआई, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो सुपरवाइजरी परव्यू के अंदर नहीं आता आरबीआई के, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो है जी आपका कौन सा, म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड जो है क्योंकि इसके ऊपर चलता है किसका, सेबी, इसके ऊपर जो है वो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो काम नहीं करती है। चलो आगे बोलता है रेपो एंड द रिवर्स रेपो रेट आर रिसोर्टेड टू बाय द आरबीआई एज ए टूल ऑफ, रेपो रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई जो है वो इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए, तो इनको करता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए इसको एलएफ बोलते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इंटेंड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम, इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको रिव्यू करने के लिए जो आपने कमेटी बनाई, वर्किंग सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, वर्किंग मॉनेटरी सिस्टम की वर्किंग के लिए आपने उसको रिव्यू करने के लिए जो कमेटी बनी उसको बोलते हैं ये सुखमय चक्रवर्ती कमेटी, सी। आगे मैचिंग करना है, बैंक रेट पॉलिसी, बैंक रेट मतलब इन्वॉल्विंग द अल्टरेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, ठीक है जी। क्रेडिट राशन की बात करें तो इट इन्वॉल्व द शॉर्टनिंग ऑफ द करेंसी ऑफ द बिल एलिजिबल फॉर डी डिस्काउंट। फिर वेरिएबल रिजर्व रेशियो जो है वो क्या होती है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो इन्वॉल्व द वेरिएशन इन द मिनिमम रिजर्व, जो सीआरआर और एसएलआर हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या आएगा, इट इन्वॉल्व द परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, तो डी का आएगा 2, बोले तो डी ऑप्शन। आगे, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट गाइडलाइंस जो आई थी आरबीआई की, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनके लिए जरूरी है कि उनका मिनिमम पेड कैपिटल जो है वो कितना होना चाहिए, 500 करोड़। आगे मैच द फॉलोइंग करना था आपको, तो सबसे पहले लेटर ऑफ रेफरेंस की अगर बात करें तो वो क्या है, लेटर ऑफ रेफरेंस देना, तो वो एजेंसी फंक्शन है आपका। सेल ऑफ गोल्ड कॉइन जो है वो आपका नॉन बैंकिंग फंक्शन है, ठीक है। फिर रिकरिंग अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका रिसीविंग डिपॉजिट, और ओवरड्राफ्ट जो है वो क्या है, एडवांसिंग लोन है। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा जिसका 4321। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूड अंडर द रिप्रेजेंटेशन फंक्शन ऑफ द बैंक, इनमें से कौन सा जो है वो उसको इंक्लूड करते हैं किसमें, रिप्रेजेंटेशन फंक्शन ऑफ बैंक के अंदर। तो वो जी कौन कौन सा आएगा इसके अंदर, वो आएगा पेमेंट ऑफ, मतलब जिसमें बैंक जो है वो कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एजेंट की भूमिका निभा रहा है। तो पहला है पेमेंट ऑफ द चेक एंड बिल, बिल्कुल इसके अंदर वो ये काम करता है। दूसरा प्रोवाइड रेमिटेंस फैसिलिटी, अगर वो प्रोवाइड कर रहा है ये भी इसके पार्ट है, हाँ जी। अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी ये भी इसका पार्ट है, हाँ जी। और जो परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी ये भी इसका पार्ट है, हाँ जी। तो 4 और 5 जो है वो इसका पार्ट नहीं है। आंसर आएगा 1, 2, 3 और 6, बोले तो सी ऑप्शन। आगे अगला क्वेश्चन है, बोलता है सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेन करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी स्टैंडर्ड विच इन्वॉल्विंग द करेंसी सर्कुलेशन, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल बैंक इज द ओनली ऑथराइज एंटिटी, क्या अकेला ये काम करने के लिए नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो रोल प्ले करती है। तो 164 का जो है वो आंसर आएगा क्या, सी, A2 है लेकिन R क्या है, फॉल्स है। आगे आइडेंटिफाई द क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, आपको जो है वो यहां पे क्या करने हैं, बताने हैं। तो क्या क्या आएगा, बैंक रेट आएगा, क्रेडिट राशनिंग नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशन आएगा, वेरिएबल रिजर्व रेशो सीआरआर एसएलआर ये भी आएगा। इसके बाद में है जी आपका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल नहीं आएगा, लिक्विड रेशो आएगी। तो इसके अंदर जो है वो आ गया जी आपका क्या, ऑप्शन के अंदर डी, 1, 3, 4 और 6। चलो जी आगे,
आरबीआई को नेशनलाइज किया गया कब? आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को, 166 का बी। आगे, When a banking company is placed under moratorium, जब बैंकिंग कंपनी को प्लेस करते हैं मोराटोरियम के अंदर, मोराटोरियम पीरियड जब उसको दिया जाता है अंडर सेक्शन 45 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो आरबीआई मस्ट प्रिपेयर स्कीम, तो आरबीआई जो है उसके लिए क्या बनाएगा? प्रिपेयर करेगा स्कीम, किसके लिए? फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी और अमलगमेशन विद एनी अदर बैंक। तो आरबीआई जो है वो स्कीम बना के देगा ताकि उसको जो है वो पूरी तरह से वो खत्म ना हो जाए कंपनी। आगे, आरबीआई कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, किस किस बैंक की एक्टिविटीज को जो है आरबीआई जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो वो है जी क्या? कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है, यस। कोऑपरेटिव को करता है। फॉरेन बैंक को, यस, फॉरेन बैंक के ऊपर भी आरबीआई के प्रोविजन लगते हैं, और रूरल बैंक को भी करता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। आरबीआई इंश्योर करता है कि बैंक ऑपरेट करे विद इन द सेट नॉर्म्स बाय कंडक्टिंग द, आरबीआई ये चाहता है कि बैंक जो है वो क्या करें? बैंक क्या करें? वो ऑन साइट तो इंस्पेक्शन करें, मतलब साइट पे जाकर के, ऑन साइट मतलब साइट पे जाकर के तो क्या करें? इंस्पेक्शन करें, और ऑफ साइट जो है वो क्या करें? मॉनिटरिंग करें। तो आंसर जो आएगा 169 का वो ए। आगे, अंडर सेक्शन 37 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ए मोरेटोरियम ऑर्डर कैन बी इश्यू बाय द हाई कोर्ट फॉर ए मैक्सिमम टोटल पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड जो हाई कोर्ट के द्वारा जो इश्यू किया जाएगा वो कितने पीरियड के लिए? 6 मंथ्स के लिए। आगे, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, बोलता है प्रॉब्लम जो है रूरल क्रेडिट की इज नॉट प्राइमली वन ऑफ द रूरल क्रेडिट, इट मे बी सेड टू वन ऑफ द रूरल माइंडेड क्रेडिट। बिल्कुल सही बात है, जो रूरल क्रेडिट की जो प्रॉब्लम है वो रूरल क्रेडिट नहीं है, वो ये है कि रूरल माइंडेड क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है उस तरीके से उनको जो है वो ट्रीट करता है, ये सही है। फिर बोलता है जी आपका इंडियन इकोनॉमी हैज येट टू कम आउट ऑफ द रूरल मेंटेलिटी, इंडियन इकोनॉमी को जो से निकलना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। इज येट टू कम, अभी भी निकलना बाकी है? नहीं, अब तो आरआरबी खुल गए हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो ये आपका गलत है। आंसर क्या आएगा? 171 का सी, ए जो है वो क्या करेक्ट है, जबकि आर जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। आगे, मैच द फॉलोइंग आपको जो है वो करना है 172 को। सबसे पहले आएगा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है वो क्या है? वेरिएशन इन मार्जिन, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल के लिए हम ये करते हैं। फिर एनकरेज करना क्रेडिट फॉर द डिजायरेबल यूज, इसको जो है वो क्या बोलते हैं? एनकरेज करना, ठीक है, ये है जी आपका कंज्यूमर क्रेडिट रिक्विजिशन। फिर एक क्वांटिटेटिव, ये आपका कैश इधर, और बैंक रेट जो है वो क्या? उसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। तो आंसर आएगा 172 का, डेट इज द बी। आगे, इन इंडिया द कमर्शियल बैंक आर गिवन लाइसेंस बाय ऑपरेशन, और लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय, इंडिया के अंदर कमर्शियल बैंक को जो लाइसेंस देता है वो कौन देता है? आरबीआई। आगे, कमर्शियल बैंक्स डू नॉट परफॉर्म वन फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा फंक्शन कमर्शियल बैंक जो है वो परफॉर्म नहीं करते? तो सारे फंक्शन करते हैं, किस क्या नहीं करते? बैंक नोट को इशू करना, क्योंकि ये काम जो है वो किसके पास में? आरबीआई के पास में। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सी। आगे, इंपीरियल बैंक वाज एस्टेब्लिश, इंपीरियल बैंक का एस्टेब्लिश किया 1921 में ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पे इसको जो इशू किया गया? वो जेएम केन्स की, जॉन मेनार्ड केन्स उन्होंने बोला था, उनके एडवाइस पे इंपीरियल बैंक को बनाया गया 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके। आगे, प्रोविजन जो है जनरल रिजर्व के इन द बैंकिंग कंपनी आर मेड कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ, किसको ध्यान में रख के हम जो है वो करते हैं? तो वो करते हैं जी हम अपना बैंकिंग कंपनी एक्ट, जो बैंकिंग कंपनी एक्ट है इसको बोलते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके हिसाब से हम लोग जो है वो क्या करते हैं? प्रोविजन मेंटेन करते हैं। तो आंसर आएगा बी। आगे, 177 बोलता है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया एंड बिकम, वो क्या बन गया? वो बन गया जी आपका एसबीआई। 177 का बी। आगे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आरएडीएफ जो है उसको कौन मेंटेन करता है? तो आरएडीएफ को मेंटेन करता है नाबार्ड। आगे, यूनिवर्सल बैंकिंग जो है वो क्या है? यूनिवर्सल बैंकिंग कॉम्बिनेशन है किसका? ऑफ कमर्शियल बैंकिंग विद द इन्वेस्टमेंट बैंक एंड द इंश्योरेंस बैंक। आंसर आएगा सी। इन तीनों को मिला दे तो वो बनता है यूनिवर्सल बैंक। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ध्यान से सुनना, तो कौन सा नहीं है? ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मोरल परसुएशन है, कैश इज रेशियो है, लेकिन टैक्स रेट जो है वो इसका इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आंसर आएगा 180 का डी। आगे, द कमर्शियल बैंक इन इंडिया आर गवर्न बाय, इंडिया में कमर्शियल बैंक जो है उसको गवर्न करता है कौन? कमर्शियल बैंक को गवर्न करता है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आरबीआई एक्ट नहीं करता, ध्यान रखना, आरबीआई करता है, आरबीआई एक्ट करता है, आरबीआई को गवर्न, ठीक है ना। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट ये है कि जो चेयरमैन है आरआरबी का वो नॉमिनेट करता है स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, वो नॉमिनेट कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बाकी सब बातें सही है।
आगे कंसोर्टियम लैंडिंग इज ए कंसोर्टियम मतलब ग्रुप के अंदर जो हम लैंडिंग करते हैं ना तो उसको बोलते हैं कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम लैंडिंग इज ए लैंडिंग फैसिलिटी डिफाइंड बाय सिंगल लोन एग्रीमेंट इन विच, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर बेसिकली जो है सेवरल या मैनी बैंक जो है वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो 183 का आएगा ए। आगे विच बैंक हैड इट्स ऑफिस इन द अनारकली बाजार लाहौर व्हेन रजिस्टर्ड ऑन द 19 मई 1894 को जो है उसका जब रजिस्टर्ड किया गया। तो कौन सा बैंक बना था जो आजादी से पहले जो लाहौर के अंदर पाकिस्तान में, तो वो था जी आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, बोले तो सी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी आपकी करेक्ट है, आपको ये बतानी है। पहला, क्रेडिट द सेंट्रल बैंक इज यूजली कंट्रोल करता है एंड क्वाइट ऑफन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया टुक ओवर द एक्सपोर्ट फाइनेंस फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। यूटीआई वर्चुअली 1 और 2 ब्रांच, जो यूनिट बैंक होता है क्या उनकी एक या दो ब्रांच होती है, नहीं सर, यूनिट बैंक की एक ही अकेला ही जो होता है, अगर वो एक और दो ब्रांच होगी तो वो ब्रांच बैंकिंग हो जाएगा, ये गलत हो गया। सिटी बैंक और आईएनजी बैंक जो है आर यूनिवर्सल बैंक है, यस। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी आपका 185 का 1, 2 एंड 4, बोले तो बी ऑप्शन। आगे आरबीआई को एस्टेब्लिश किया विदेश शेयर कैपिटल, कितने 5 करोड़ के शेयर कैपिटल के साथ में जो है वो आरबीआई को क्या किया था एस्टेब्लिश किया गया था। आगे विच ऑफ द रेट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द आरबीआई, इनमें से कौन सा रेट है जो आरबीआई जो है जिसको डिटरमाइन नहीं करता, वो है पीएलआर, प्राइम लैंडिंग रेट जो है आरबीआई डिटरमाइन नहीं करता। बैंक रेट सीआरआर एसएलआर ये सब करता है। आगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, ध्यान से सुनना, ओपन मार्केट ऑपरेशन वन ऑफ द मेजर टेकन बाय द आरबीआई इज ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट एक्सपेंशन इन द इकोनॉमी मींस, उसका मतलब क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है जब आरबीआई जो है वो क्या करता है ओपन मार्केट में आकर के सेल परचेस करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो 188 का ई। आगे एनुअल रिपोर्ट जो है करेंसी और फिनांस के ऊपर जो है एनुअल रिपोर्ट वो कौन पब्लिश करता है, तो उसको पब्लिश करने की जिम्मेवारी है आरबीआई का। आगे गवर्नमेंटल इकोनॉमिक पॉलिसी विच डील्स विद द टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, बोरोविंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक डेट इन द इकोनॉमी इज, वो कौन सी होती है, वो होती है जी आपकी फिस्कल पॉलिसी। टैक्सेशन आ गया ना, बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। आगे आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शन आर कैरी विद ए व्यू टू रेगुलेट, आरबीआई जी ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है, क्यों करता है, ये करता है क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए लिक्विडिटी को, रेगुलेट करने के लिए प्राइसेस ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी और रेगुलेट करने के लिए किसको, इन्फ्लेशन। आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड अकरेंस ऑफ द इवेंट। तो पहले आरआरबी बने थे 1975 में, आरबीआई बना 1935 में, नेशनलाइजेशन हुआ 6 मई 1980 और 14 बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। तो आप इसको जो है वो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा जी आपका 1 और फिर आएगा 3, बोले तो ए। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है जी इनकरेक्ट है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है। तो सबसे पहला टिल 1942 आरबीआई जो है वो करेंसी इशूइंग अथॉरिटी ऑफ बर्मा के लिए भी, यस। आगे एनएचबी जो है फुली ओन्ड सब्सिडियरी आरबीआई का, यस। आरबीआई इज द किंग पिन ऑफ द इंडियन गोल्ड मार्केट, इंडियन गोल्ड मार्केट का किंग पिन है, नो। तो सी जो है वो इसका पार्ट हो गया आपका, ये सही नहीं है। आगे बोलता है 1959 में 7 सब्सिडियरी एसबीआई की जो है उनको भी क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। तो ये स्टेटमेंट बताओ सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट सही है आपकी। फिर बोलता है 1980 के अंदर 6 बैंकों को भी नेशनलाइज किया गया जिनकी डिपॉजिट 200 करोड़ से ज्यादा थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोलता बी ऑप्शन। आगे मेकिंग एडवांस इज द प्राइमरी फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, एडवांस देना जो है वो प्राइमरी फंक्शन है किसका, कमर्शियल बैंक का, बोलो जी बिल्कुल प्राइमरी फंक्शन है। फिर क्रेडिट को क्रिएट करना वो सेकेंडरी फंक्शन है, नहीं सर, क्रेडिट क्रिएशन जो है वो प्राइमरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन में कमर्शियल बैंक के 3 आते हैं, एडवांसिंग, ठीक है, एडवांसिंग द लोन, ठीक है, और फिर आपका रिसीविंग डिपॉजिट, और तीसरा होता है क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका क्या, स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, बट 2 जो है वो क्या है इनकरेक्ट है, 195 का ए। आगे नेक्स्ट बोलता है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंस टू द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, मेंबर ऑफ द सोसाइटी विद इन द लिमिट ऑफ द बोरोविंग कैपेसिटी ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है द फंड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद जो फंड है उनके अंदर क्या क्या आएगा, उनके अंदर आता है शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, लोन एंड ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड द जॉइंट स्टॉक, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आएगा क्या, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, बी। आगे
197 बोलता है इसके अंदर न्यू बिजनेस कैन एक्सपेक्ट टू पे हायर इंटरेस्ट रेट देन द ओल्डर। बोलता है नया जो बिजनेस सेटअप होगा वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करेगा जो पहले से बने हुए हैं। मतलब अगर आज के डेट में जो नया बिजनेस खुलेगा अगर वो लोन लेने आएगा तो वो ज्यादा ब्याज देगा, ठीक है, बशर्ते किसके जो पुराने एस्टेब्लिश्ड हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? बोलता है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में फील दैट द लेंडिंग द न्यूअर, क्योंकि नई कंपनी को जो हम पैसा प्रोवाइड करेंगे तो वहां पे हमारा रिस्क ज्यादा होता है, और जब रिस्क ज्यादा होगा तो हम जो है वो रिटर्न की भी डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें सही है और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर जो बनेगा 197 का 197 का डेट इज द ए। आगे 198 बोलता है शेड्यूल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए क्रेडिट मिनिमम बैलेंस इन देयर अकाउंट विद द आरबीआई। जो शेड्यूल बैंक है उनके लिए जरूरी है कि उनको जो है वो मिनिमम बैलेंस जो है मेंटेन करना पड़ेगा किसके पास में, आरबीआई के पास में। बताओ ये सही है नहीं है? बिल्कुल सही बात है। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, सीआरआर, ठीक है। फिर बोलता है शेड्यूल बैंक आर एंटाइटल्ड टू बोरोविंग एंड री डिस्काउंट फैसिलिटी फ्रॉम द आरबीआई। शेड्यूल बैंक अगर चाहें तो वो जो है वो आरबीआई से जो है वो क्या पैसा ले भी सकते हैं। ये भी बात एकदम क्या है, सही है, बिल्कुल दोनों बातें सही है, बट दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं। तो आंसर क्या आएगा 198 का बी। बोलो तो बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। चलो जी आगे, मैच द फॉलोइंग करना है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई रेगुलेटर है। एसबीआई अगर बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक है। सिटी बैंक फॉरेन बैंक है। और ये कैथोलिक सीरियन बैंक जो है वो क्या, प्राइवेट बैंक है। तो 199 का ये मैचिंग हो गया आपका। आगे मैचिंग करना है जी आपको हवाला की अगर बात करें, हवाला ट्रांजैक्शन जो है वो कैसी है? हवाला ट्रांजैक्शन इलीगल ट्रांजैक्शन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज का। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई कौन है, सेंट्रल बैंक है। सेबी की बात करें, सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। कमर्शियल बैंक की बात करें तो वो क्या है, क्लियरिंग ऑफ चेक का काम करता है, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा 2431 बनेगा। आगे 201 मैचिंग का क्वेश्चन है 201 और ये जो है वो क्या बोलता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो है जो आपको फैसिलिटेट करते हैं जिनके बेस पर आप जो है फंड्स का ट्रांसफर कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल मार्केट जो है वो क्या, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों तरह की हो सकती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं और नॉट इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। और जो इंडिजिनस बैंकर होते हैं देसी, वो अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो आंसर जो बनेगा 201 का वो क्या बनेगा, ए। आगे मैचिंग करना है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो क्या करते हैं, 50% से 90% ऑफ द वर्किंग कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द आरबीआई, ठीक है। इंडिजिनस बैंक की अगर बात करें, ये ऑपरेट बाय द सेठ, ये साहूकार, महाजन, इनके द्वारा ऑपरेट होते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर बात करें तो गवर्नमेंट, इसके अंदर गवर्नमेंट का मेजर होल्डिंग होती है, यस। और नॉन शेड्यूल बैंक कम्स अंडर द नॉन शेड्यूल बैंक भी आज के डेट में जो है वो आरबीआई के अंडर में आते हैं। तो 202 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका, बी। 203 क्या बोलता है, रेट एट विच, वो रेट जिसके ऊपर आरबीआई जो है वो लोन देता है कमर्शियल बैंक को बाय डिस्काउंटिंग करके, मतलब डिस्काउंट बिल को डिस्काउंट करके जो लोन प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेपो रेट। और वो रेट एट विच जिसपे आरबीआई बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, आरबीआई जो पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से उसको बोलता है रिवर्स रेपो रेट। तो 203 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी, सी नहीं बी। आगे मैचिंग करना आपको, सबसे पहले है जी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्या, इंस्ट्रूमेंट है फॉर रेगुलेशन ऑफ मनी एंड क्रेडिट कंट्रोल का, ठीक है जी। बैंक रेट की अगर बात करें तो बैंक रेट इंस्ट्रूमेंट है फॉर मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जी। टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी तो टैक्सेशन पॉलिसी। और रेपो रेट क्या, ये एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो 204 का जो आएगा वो क्या आएगा, ए। 204 के बाद 205 इंश्योरेंस की भी क्वेश्चन अब आ गए। इंश्योरेंस कंपनी कलेक्ट करती है फिक्स अमाउंट अपने कस्टमर से एट ए फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, व्हाट इज, तो उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी हम लोग क्या, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं उसको। आगे ए पर्सन और कंपनी जो अंडरराइट करती है एंड इंश्योरेंस रिस्क को, एक ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी कंपनी जो अंडरराइट करती है इंश्योरेंस रिस्क को या पार्टी होती है इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक टू पे कंपनसेशन, जो ये बोलते हैं कि अगर कल को आपको नुकसान हुआ तो हम आपको पेमेंट करेंगे, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंश्योरर। और जिसका बीमा होता है उसको बोलते हैं इंश्योर्ड। आगे The amount of money and insurance policy guarantee to pay before any bonus are added is known as, the amount of money जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो क्या करती है, गारंटी करती है कि हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे बिफोर एनी बोनस से पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो बोलते हैं हम लोग क्या, सम एश्योर्ड। भाई इतना तो मिलेगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इनमें से कौन सा इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है। तो
गुड फेथ है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है, कोस्ट प्रोक्सिमा है, लेकिन मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट ये इसका जो है वो प्रिंसिपल नहीं है। आगे, द रिटर्न इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट डेट में इंक्लूड ऑल दी क्लोज, एक ऐसा रिटर्न इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सारे क्लोज, राइडर्स एंड एंडोर्समेंट आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जी हम लोग क्या, पॉलिसी। पॉलिसी के अंदर ये सब चीजें जो है वो लिखी जाती हैं। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मेन प्रोडक्ट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस, इनमें से कौन सा जो है लाइफ इंश्योरेंस से बिलोंग नहीं करता? वो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये से बिलोंग नहीं करता। आगे, ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस डेट कंबाइन प्रोटेक्शन विद द इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा इंश्योरेंस जो प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को एक साथ लेके आता है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंश्योरेंस। आगे, ए सिंगल पॉलिसी कवरिंग ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ए सिंगल पॉलिसी जिसने क्या किया, कवर किया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, यूजली एम्प्लॉय को ऑफ द सेम कंपनी और मेंबर ऑफ द सेम एसोसिएशन एंड देयर डिपेंडेंट इज कॉल्ड। तो ऐसे इंश्योरेंस को जो है वो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप इंश्योरेंस, जिसमें सभी लोगों को हमने कवर कर लिया है। आगे, ए स्टेट लॉ रिक्वायर इंडिविजुअल सफरिंग इंजरी और लॉस फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट टू बी रिम्बर्स बाय देयर ओन इंश्योरेंस कंपनी। तो ये कौन सा इंश्योरेंस है? ये है जी आपका ऑटोमोबाइल फिजिकल डैमेज इंश्योरेंस। आगे, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल प्रोटेक्ट ए बिजनेस फ्रॉम थेफ्ट, इनमें से कौन किस तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो क्या करती है, एक बिजनेस को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करती है, किससे? थेफ्ट से, चोरी से, फोर्जरी से, बाय इट्स एम्प्लॉय। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बल्गररी इंश्योरेंस। ए। आगे, इंश्योरेंस कंपनी ट्रांसफर करती है रिस्क इंश्योर्ड टू द अदर कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ट्रांसफर करती है रिस्क इंश्योर्ड टू द अदर कंपनी पे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। आगे, ए प्योर रिस्क इज डिफाइंड एज, प्योर रिस्क का मतलब जो है वो क्या था? प्योर रिस्क का मतलब एक ऐसा इवेंट दैट ऑफर नो अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल गेन, प्योर रिस्क का मतलब जिसमें कोई भी फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस नहीं है। ए। आगे, इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, इंडिया के अंदर इंश्योरेंस बिजनेस को कौन रेगुलेट करता है? वो है IRDA, IRDA। आगे, असर्शन रीजनिंग दिया गया, असर्शन बोलता है इंश्योरेंस इज नॉट नोन एज अ गैम्बलिंग, इंश्योरेंस जो है वो गैम्बलिंग नहीं है, इज नॉट नोन एज गैम्बलिंग, बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है अंडर इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस में इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कंट्रीब्यूशन टू वेरियस इंश्योर्ड पर्सन को, एंड कंट्रोल करते हैं किसको? रिस्क को, बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसीलिए इंश्योरेंस जो है वो गैम्बलिंग का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों गैम्बलिंग में तो क्या होता है कि या तो जीत या फिर हार, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो 218 का आएगा क्या? ए। आगे 219, मैचिंग आपको करना है। लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो क्या ये इंश्योरेंस है डेट इज डन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ? जी। सिंपल इंश्योरेंस की अगर बात करते हैं तो ये हार्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस को, एयरक्राफ्ट इंश्योरेंस ये सब। फायर इंश्योरेंस की अगर बात करें तो क्या इसको इस्तेमाल करते हैं अवॉइड करने के लिए फायर रिलेटेड रिस्क को। और मरीन इंश्योरेंस जो है वो किसके लिए है? जो मरीन रिस्क है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो 219 का जो है वो क्या आएगा? बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 220, वो क्या बोलता है? बोलता है 220 के अंदर आपको मैचिंग करनी है। असेट लायबिलिटी और पर्सनल रिस्क जो है ये क्या है? ये है डैमेज एसेट्स लायबिलिटी एंड पर्सनल रिस्क, डैमेज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड द फैमिली। पर्सनल रिस्क मतलब फैमिली। ये फिर फिजिकल सोशल एंड द इकोनॉमिकल रिस्क, फिजिकल सोशल और इकोनॉमिकल रिस्क ये है पोटेंशियल ऑफ बोथ द, इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होने के चांस है। हाइपोथेसिस रिस्क की अगर बात करें तो ये क्या है? प्रॉपर्टी डैमेज ड्यू टू हरिकेन, फायर, इंक्रीज रिस्क ये। और जो नेट रिस्क है वो क्या है? दीज आर दोज इन विच पर्सन लाइकली टू सफर और नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी, उसको बोलते हैं नेट रिस्क। तो आंसर जो बनेगा 220 का वो क्या बनेगा? ए। लो जी, ये हो गए हैं जी हमारे 220 क्वेश्चन, पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हमने इसमें कंप्लीट किया। ये 220 क्वेश्चन में हमने कोशिश करी है सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की, चाहे वो नॉर्मल बैंकिंग है, चाहे फाइनेंशियल मार्केट है, चाहे आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे आपका इंश्योरेंस है, चाहे आपका ई बैंकिंग का सिस्टम है, वो सबको हमने कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे लगे अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगे तो वो भी बताइएगा। ओके जी, तो चलो ये हो गया आपका बैंकिंग का। अब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, उसके अंदर हम करेंगे हमारा मार्केटिंग कंप्लीट। ओके जी, तो चलो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।